हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 14 जुलाई 2026। आइए पढ़ते हैं आज न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ लिया गया है द हिंदू से लिया गया है, संपादकीय न्यूज़ है। दोस्तों इसके साथ आंसर राइटिंग की न्यूज़ को आंसर और उत्तर की फॉर्म में लिया गया है कि इसके आंसर राइटिंग की फॉर्म में लिया गया है। कि आइए पहला न्यूज़ है संपादकीय कि 14 जुलाई 2026 की मुख्य बातें क्या है, राष्ट्रीय समाचारों के आधारित पर है। इसमें पीटी और मेंस के लिए रिलेटेड है कि पहला न्यूज़ था एशिया संकट, दूसरा न्यूज़ है होममुड़ जल मरुमध्य और नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, 3 न्यूज़ है। और चौथा है परमाणु भारत का परमाणु ऊर्जा विकास। ये 4 न्यूज़ है दोस्तों। ये क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में के फॉर्म में लिया गया है कि देखिए पहला न्यूज़ है पश्चिम एशिया संकट और होममुड़ जल मरुमध्य GS2 या GS3 से रिलेटेड है कि होममुड़ जल मरुमध्य स्टेट होममुड़ में तेल टैंकरों पर मिसाइल हमलों और अमेरिकी ईरान तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। कि आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस पढ़ते हैं कि होममुड़ जल मरुमध्य स्टेट होममुड़ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चेक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार लगभग 20% गुजरता है। पश्चिम एशिया में हालिया संयुक्त तनाव और इस जलमार्ग में अस्थिर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर रणनीति और आर्थिक चुनौतियां पैदा करती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव कि पहला आपूर्ति व्यवधान। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को लगभग 80% अधिक आयात करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत की खाड़ी के देशों जैसे इराक, सऊदी अरब और UAE से आता है। होममुड़ जलमार्ग बंद होने पर तेल की भौतिक आपूर्ति ठप हो सकती है। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR पर दबाव। भारत के पास वर्तमान के लगभग 3.9 दिनों तक का आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार विशाखापट्टनम, बेंगलोर और पादुर में संकट लंबा खींचने पर यह भंडार अपर्याप्त साबित होगा। कि चालू खाते क्या कि CAD पर प्रभाव। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। खाड़ी में तनाव से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ती है। एक अनुमान के अनुसार तेल की कीमतों में प्रति $10 की वृद्धि से भारत का आयात बिल और राजकोषीय घाटा काफी बढ़ जाता है और रुपये का अवमूल्यन। महंगे तेल आयात के कारण डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे भारतीय रुपया कमजोर होती है और इसके परिणामस्वरूप आयातित मुद्रास्फीति या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पैदा होती है, जो चालू खाता घाटे CAD को अनियंत्रित कर देती है। रुपये का अवमूल्यन। महंगे तेल आयात के कारण डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे भारतीय रुपया कमजोर होता है। इसके परिणामस्वरूप आयातित इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पैदा होती है, जो चालू खाते घाटे को अनियंत्रित कर देती है। रेमिटेंस में कमी। पश्चिम एशिया में लगभग 85 लाख भारतीय कार्यबल निवास करते हैं और युद्ध की स्थिति में वहाँ से आने वाले प्रेषित धन या रेमिटेंस में कमी आएगी, जो भारत के चालू खाते को संतुलित रखने में मदद करता है। भारत के पास रणनीतिक विकल्प। आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। भारत को खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रूस, अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला और लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात और बढ़ाना चाहिए। और ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए इस ऑपरेशन को अत्यधिक मजबूत और दीर्घकालिक बनाना चाहिए। सामरिक भंडार SPR की विस्तृत। भारत को अपनी रणनीतिक तेल भंडार की क्षमता को वर्तमान के 9 दिनों से बढ़कर कम से कम 90 दिनों IEA मालिकों के अनुसार तब तक करने के दूसरे चरण के काम में तेजी लानी चाहिए। और रणनीतिक कूटनीति। भारत के ईरान और अरब देशों विशेषकर UAE और सऊदी अरब दोनों के साथ अच्छे संबंध है और भारत को इस भू राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके क्षेत्र में शांति के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। वैकल्पिक मार्ग ऊर्जा। दीर्घकालिक रूप से भारत, मध्य और पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC जैसे वैकल्पिक व्यापार मार्गों को विकसित करना और घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से संक्रमण करना ही अस्थायी समाधान है। निष्कर्ष क्या है कि होममुड़ जल मरुमध्य का संकट भारत के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। भारत को अपनी अल्पकालिक ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए नौसैनिक सतर्कता और राजनीतिक संतुलन का उपयोग करना होगा, और जबकि दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता के लिए ऊर्जा विविधीकरण और हरित ऊर्जा आत्मनिर्भरता की एकमात्र मार्ग है। आइए पढ़ते हैं कि इसका पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दोस्तों होममुड़ जल मरुमध्य स्टेट होममुड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह ओमान की खाड़ी गल्फ और ओमान या फारस की खाड़ी गल्फ, पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ता है। वैश्विक तेल बाजार लगभग 20% हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है और जल मरुमध्य पूरी तरह से सऊदी अरब के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला और दूसरा ही होगा कि ये क्या होममुड़ जल मरुमध्य क्या करते हैं दोस्तों? ओमान की खाड़ी और क्या करते हैं फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ता है और वैश्विक तेल आपात लगभग 20% हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। जल मरुमध्य मुख्य रूप से ईरान और ओमान समुद्र पराजित के बीच स्थित है, न कि सऊदी अरब। ईरान और ओमान के बीच याद रखना दोस्तों। जल मरुमध्य मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? ईरान और ओमान के बीच, न कि सऊदी अरब के बीच। मुख्य परीक्षा के लिए मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ती सैन्य तनाव और होममुड़ जल मरुमध्य का संकेत भारत की ऊर्जा सुरक्षा और चालू खाते के CAD को कैसे प्रभावित कर सकता है कि भारत के पास इसका क्या रणनीतिक है? तो इसके बारे में हमने ये पूरे से डिटेल्स ये पढ़ लिया दोस्तों। यही है, इसके बारे में ये पढ़ लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं कि दूसरा टॉपिक है नागरिकता और कानून की उचित प्रक्रिया। कि सुप्रीम कोर्ट के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 फैसलों को खारिज करते हुए कहा कि नागरिकता और विदेशी जल दर्जे का निर्धारण एक निष्पक्ष कानून और तर्कसंगत प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। आइए पढ़ते इस टॉपिक के बारे में। GS2 से रिलेटेड पॉलिटिक्स है कि पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में स्पष्ट किया है कि नागरिकता का निर्धारण केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि मानवीय है, गरिमा और अस्तित्व के आधार पर अनुच्छेद 21 से जुड़ा विषय है।
अनुच्छेद 21 से क्या जुड़ा विषय है दोस्तों? नागरिक का निर्धारण केवल एक कानून औपचारिकता नहीं बल्कि मानवीय गरिमा और अस्तित्व के अधिकार पर, मानवीय गरिमा और अस्तित्व के अधिकार पर। इसलिए विदेशी न्यायाधिकरणों या फॉरेन ट्राइब्यूनल्स की प्रक्रिया निष्पक्ष, कानूनी और तर्क संगत होना चाहिए। विदेशी प्रणालियों की कार्यप्रणाली में चुनौतियां, तो एक तरफा निर्णय, कई मामलों में ट्रिब्यूनल द्वारा उचित सुनवाई के बिना एक्स पार्टे व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है। और दस्तावेजी त्रुटियां, नाम या उम्र में मामूली लिपिकीय त्रुटियों या क्लेरिकल एरर के कारण वैध नागरिकों की नागरिकता पर संकट आ जाता है। और पारदर्शिता का वह ट्रिब्यूनल या अर्थ न्यायिक निकाय जहां कई बार प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों की अनदेखी होती है और मूल अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। नीड फॉर प्रोटेक्टिव फंडामेंटल राइट्स, मानवीय दृष्टिकोण या राज्य विहीन या स्टेटलेस होने पर डर व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के आधार को छीनता है। और न्याय की समीक्षा, ट्रिब्यूनल के फैसलों के उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट का गहन समीक्षा आवश्यक है ताकि मानवीय भूलों का सुधारा जा सके। निष्कर्ष क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के निर्णय महत्वपूर्ण लो, लेकिन यह प्रक्रिया क्रूर और मानवीय नहीं होनी चाहिए। और नागरिकता को संशोधन और जांच में कानूनी की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करके ही भारत के लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता या सिटीजनशिप में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को बात के बारे में बताइए कि भारत के संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को उल्लेख है और संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा क्रियान्वित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। और विदेशी न्यायाधिकरण, फॉरेन ट्राइब्यूनल, गृह मंत्रालय के आदेश के तहत अर्ध न्यायिक निकाय, सेमी जुडिशियल बॉडी है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में ट्रिब्यूनल प्रक्रिया में निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने पर बल दिया गया। मूल परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागरिकता का निर्धारण केवल एक कानून औपचारिकता नहीं बल्कि एक व्यक्ति के अस्तित्व के आधार से जुड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में हालिया के आलोक में विदेशी न्यायाधिकरण या फॉरेन ट्राइब्यूनल की कार्यप्रणाली और नागरिकता के मूल अधिकारों का संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। 10 अंक 150 वर्ग में इसको आसानी से लिख सकते हैं। कि तीसरा न्यूज है, भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास, जीएस रेस इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी से रिलेटेड है। ये द हिंदू से लिया गया कि भारत में परमाणु ऊर्जा विकास के सही रास्तों विकल्पों पर चर्चा कीजिए। इससे पहले इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि पहला है कि भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और इस वैश्विक प्रतिबद्धता और निरंतर बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ या सतत बेड लोड या सतत आपूर्ति बिजली स्रोत के रूप में भारत के ऊर्जा मिश्रण या एनर्जी मिक्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। और स्वच्छ विश्वसनीय विकल्प कैसे हैं? वाई क्लीन एंड रिलायबल, शून्य कार्बन उत्सर्जन, परमाणु संयंत्र संचालन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो कोयला या आधारित बिजली का प्रत्यक्ष विकल्प है। उच्च क्षमता कारक कैपेसिटी फैक्टर, सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत जो मौसम पर निर्भर है, परमाणु ऊर्जा 80 से 90% से अधिक क्षमता कारक पर 24 घंटे निर्बाध बिजली प्रदान करती है। कम भूमि आवश्यकता, सौर और जल विद्युत परियोजना की तुलना में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की प्रति मेगावाट MW बिजली उत्पादन के लिए बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है। और ग्रिड स्थिरता, यह नवीनीकरण ऊर्जा के उतार चढ़ाव को संतुलित कर राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। मुख्य तकनीकी बाधाएं क्या है, टेक्निकल बैरियर क्या है? 3 चरण कार्यक्रम में देरी, भारत के परमाणु कार्यक्रम का तीसरा चरण या थोरियम आधारित अभी भी वाणिज्यिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया। दूसरे चरण या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की प्रगति की धीमी रही है। और तकनीकी आयात और विदेशी निर्भरता, उच्च क्षमता वाले रिएक्टरों जैसे EPR या AP1000 के लिए भारत आज भी विदेशी कंपनियां फ्रांस, रूस, अमेरिका पर निर्भर है, जिससे परियोजना अक्सर तकनीकी असहमति के कारण अटक जाती है। और कच्चे माल की कमी, भारत में घरेलू उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार सीमित है, जिससे ईंधन आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते NSG छूट के बाद भी निर्भर रहना पड़ता है। और मुख्य वित्तीय बाधाएं, फाइनेंशियल बैरियर, उच्च प्रारंभिक पूंजी, हाई कैपिटल कॉस्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में अत्यधिक पारंपरिक लागत आती है, जो पूंजी की उच्च लागत या विकासकर्ताओं के लिए एक बड़ी वित्तीय बोझ है। परियोजना में अत्यधिक देरी, गेस्टेशन पीरियड, नियामक मंजूरियां या भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विरोध के कारण परियोजना को पूरा होने से दशकों लग जाते हैं, जिससे ब्याज लागत IDC बढ़ जाती है और परियोजना लाभकारी होने लगती है। परमाणु दायित्व कानून, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट NCLND, इस कानून की धारा 17B के तहत आपूर्तिकर्ताओं का पर दायित्व लायबिलिटी डालने के प्रावधान के कारण विदेशी कंपनियों और निवेशक भारत में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। और वित्तीय स्रोतों की कमी, परमाणु क्षेत्र में वर्तमान में केवल सार्वजनिक क्षेत्र NPCIL का दबदबा है, लेकिन निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के लिए नियामक रास्ते अभी भी बेहद सीमित हैं। आगे की रहा कि भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिसमें कम पूंजी और कम समय लगता है। और साथ ही परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन कर निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। और परमाणु दायित्व चिंता को दूर करना आवश्यक है ताकि नेट जीरो को सपना साकार हो सके। किस पर ध्यान देना चाहिए? भारत को मॉडल मॉड्यूलर रिएक्टर को और जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। दोस्तों इसको याद रखना, भारत में मॉडल मॉड्यूलर रिएक्टर। PT से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है, भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों को विचार कीजिए। दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR प्लूटोनियम 239 ईंधन। तीसरा चरण उन्नत जल रिएक्टर AHWR थोरियम आधारित ईंधन। वो तीनों सही हैं दोस्तों। ये भारत के तीनों चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ निम्नलिखित नियमों पर विचार। दाबित भारी रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
239 ईंधन और उन्नत भारी जल रिएक्टर AHWH थोरियम आधारित ईंधन, तीनों सही है। होमी जहांगीर भाभा द्वारा तैयार किए गए भारत के परमाणु कार्यक्रम में ये तीनों चरण इसी क्रम में ईंधन का उपयोग करते हैं ताकि भारत के विशाल थोरियम भंडार को दहन किया जा सके। मुख्य परीक्षा से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास के लिए परमाणु ऊर्जा भारत के लिए एक स्वच्छ और विश्वसनीय विकल्प कैसे बन सकता है, इसके विस्तार में आने वाले मुख्य तकनीकी और वित्तीय बाधाओं का विश्लेषण कीजिए। तो यही था इसके मुख्य परीक्षा के उत्तर लेख में। आज कीवर्ड क्या है कि आज कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट, रणनीतिक चेक पॉइंट हम के लिए है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कानून की उचित प्रक्रिया नागरिकता मामले में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नागरिकता मामले कानून की उचित प्रक्रिया, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन ऊर्जा विविधीकरण तेल आयात के लिए, और ग्रास रूट गवर्नेंस जमीनी स्तर पर शासन लद्दाख में नए तहसीलों के गठन पर। अगला न्यूज जो है दोस्तों कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि तो इसमें ये भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित है, यूपीएससी और पीसीएस के लिए है कि इसमें पहला न्यूज इसमें क्या बोला गया, न्यायालयों में एआई के उपयोग के नियम, लद्दाख में स्थानीय शासन LAHDC और सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी शामिल है। न्यायालयों में एआई के उपयोग के नियम GS2 या जुडिशरी GS3 टेक्नोलॉजी से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो आई पढ़ते न्यूज के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कुछ कार्यों को अनुमति और कुछ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका जानते हैं भूमिका जानते हैं। भारतीय न्यायपालिका में लगभग 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर एआई यूज इन कोर्ट न्याय वितरण प्रणाली में दक्षता लाने और तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने का एक ऐतिहासिक कदम है। न्यायपालिका में गेम चेंजर सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है कि दक्षता और गति, केस शेड्यूलिंग और ऑटो लिस्टिंग, केस प्रबंधन, केस मैनेजमेंट जैसे प्रशासनिक कार्यों का सुचालन और भाषा की बाधा वितरण निवारण, सुवास जैसे एआई उपकरणों के माध्यम से न्यायिक दस्तावेजों और निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में त्वरित अनुवाद और कानूनी अनुसंधान में सहायक, सुपेस पोर्टल के जरिए जजों को विशाल कानूनी डेटा, पुराने फैसलों और दस्तावेजों का त्वरित सारांश समराइजेशन प्रदान करता है और स्मार्ट कोर्ट का निर्माण मानव त्रुटियों को कम करना और आदिवादी अदालती प्रक्रियाओं को कागज रहित या पेपरलेस बनाकर पारदर्शिता बढ़ाना। नैतिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां, चिंताएं और लगभग 80 शब्द में कि नैतिक पूर्वाग्रह एल्गोरिथमिक बेसिस एआई डेटा पर काम करता है। यदि ऐतिहासिक डेटा में कोई पूर्वाग्रह जैसी जाति, नस्ल, लिंग आधारित हो तो एआई से दोहरा सकता है, यही उसे दोहरा सकता है। उपाधिस्था का अभाव, ब्लैक बॉक्स इफेक्ट, एआई निर्णय कैसे लेता है, इसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, मुकदमों से जुड़े संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के लीक होने या दुरुपयोग का खतरा, डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण क्षेत्रों के वकीलों और वादियों के पास उन्नत एआई उपकरणों तक पहुंचने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी और सुप्रीम कोर्ट के मसौदा नियमों का दृष्टिकोण लगभग हालिया मसौदा नियम या इन चुनौतियों को बखूबी संबोधित करते कि मानवीय नियंत्रण अनिवार्य, मुख्य न्यायिक निर्णय और जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में एआई के स्वायत्त उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, अंतिम निर्णय केवल मानव जज ही लेंगे। कड़ा विनियम, किसी भी एआई उपकरण को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की एआई सीमित की लिखित मंजूरी अनिवार्य बनाई गई है कि आगे की राह एआई को न्यायपालिका में जज के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि जज के सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए। तकनीकी एकीकरण के साथ साथ डेटा सुरक्षा कानून और हितधारकों के प्रशिक्षण द्वारा एक जिम्मेदार, निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रणाली की निर्माण किया जा सकता है। पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायालयों में एआई के उपयोग के लिए प्रस्तावित मसौदे नियमों के संदर्भ में कि एआई का उपयोग केस प्रबंधन, केस मैनेजमेंट, अनुवाद, ट्रांसलेशन या दस्तावेजों के सारांश, डॉक्यूमेंट समराइजेशन जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। और 2 अदालतों में एआई के किसी भी उपकरणों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष निकाय या उच्च न्यायालय की एआई समिति की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। जजों के निर्णय को पूरी तरह से एआई द्वारा स्वचालित रूप से तैयार करने की अनुमति दी गई। तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो दोस्तों? पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। एआई का उपयोग प्रबंधन, केस मैनेजमेंट या अनुवाद, दस्तावेज सारांश जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। अदालतों ने एआई के कैसे किसी भी उपकरणों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष निकाय या उच्च न्यायालय की एआई समिति की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। और पहला और दूसरा होगा। इसका व्याख्या है कि ये पूरी तरह तीसरा गलत है। मसौदा नियमों के न्यायिक निर्णय लेने या कोर्ट जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में स्वायत्त एआई के उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। एआई केवल एक सहायक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। मुख्य परीक्षा से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करना, भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों को कम करने और दक्षता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन यह नैतिक और सुरक्षात्मक चुनौतियों भी पेश करता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया मसौदे नियमों के संदर्भ में इसका तंत्र समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, आपसे पूछा जा सकता है या इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों। आइए आगे पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है लद्दाख में प्रशासनिक सुधार, स्वायत्त परिषद या GS पेपर 2 या पॉलिटिकल गवर्नेंस की लद्दाख सरकार ने लद्दाख के सभी 7 जिलों में स्वायत्त पहाड़ियां विकास परिषद या ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC स्थापित करने की घोषित किया, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन मजबूत हो सके। पढ़ते हैं इसके बारे में कि लद्दाख के सभी जिलों में स्वायत्त या पहाड़ी विकास परिषदों या LAHDC का विस्तार या समीक्षा क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालिया यह कदम स्थानीय समुदाय के पूर्ण राज्यहुड और 6ठी अनुसूची में आकांक्षा को कहां से संतुष्ट करता है, मूल्यांकन कीजिए। भूमिका के सरकार द्वारा लद्दाख के सभी 7 नए जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों LAHDC के विस्तार की घोषणा सीमावर्ती क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का एक बड़ा प्रयास है। केंद्रीय बिंदु, यह कदम प्रशासनिक पहुंच और स्थानीय
बजटिंग को तो सुधारता है, लेकिन यह लद्दाख की पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की दीर्घकालिक राजनीतिक मांगों का पूर्ण विकल्प नहीं बन पा रहा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम। क्यों यह कदम महत्वपूर्ण है? निर्णय लेने में स्थानीय भागीदारी। सभी 7 जिलों में परिषदों के गठन से दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे तुतुर्क या चांगथाम के लोगों को अपनी स्थानीय प्राथमिकता को तय करने का मौका मिलेगा। और संसाधनों का विकेंद्रीकरण आवंटन। प्रत्येक जिले को बजट आवंटन, स्थानीय विकास योजना, सड़क, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य के निर्माण और कार्यान्वयन का सीधा अधिकार मिलेगा। विविधता का सम्मान। लद्दाख एक अत्यधिक विश्व के भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्र है। अलग अलग जिलों की अपनी विशिष्ट जरूरतें जिन्हें ये परिषद बेहतर तरीके से संबंधित कर सकती है। पूर्ण राजस्व 6ठी अनुसूची की आकांक्षाओं की संतुष्टि की सीमाएं क्या है? लद्दाख के स्थानीय संगठन जैसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस इस विस्तार को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन वे अपनी मुख्य मांगों की पूर्ण संतुष्टि नहीं मानते, क्योंकि कानूनी विधायी शक्तियों का अभाव। LAHDC मुख्य रूप से एक कार्यकारी और विकास निकाय है। इसके पास राज्य विधानसभा की तरह पूर्ण विधायी या कानून बनाने की शक्तियां नहीं है। 6ठी अनुसूची बनाम LAHDC अधिनियम। 6ठी अनुसूची के तहत आने वाली स्वायत्त या जिला परिषदों ADC को भूमि या जंगल या जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए करे संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। और इसके विपरीत LAHDC अभी भी केंद्र शासित प्रदेशों UT या प्रशासन गृह मंत्रालय के निर्णयों पर अत्यधिक निर्भर है। नौकरशाही का वर्चस्व। केंद्र शासित प्रदेश से बनने के बाद से स्थानीय नेताओं का आरोप है कि वास्तविक या प्रशासनिक शक्तियां निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय उपराज्यपाल LG और नौकरशाही के हाथों में केंद्रित हो गई हैं। और जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक सुरक्षा। लद्दाख की 90% से अधिक आबादी जनजातीय और स्थानीय लोगों को डर है कि 6ठी अनुसूची के बिना बाहरी लोग उनकी भूमि या नौकरशाही या संवेदनशील परिस्थितियों इकोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं। आगे की राह। संवैधानिक सुरक्षा का सरकार को LAHDC के दायरे को बढ़ाकर उसमें एक ऐसी संशोधन करने चाहिए जो 6ठी अनुसूची के समान सांस्कृतिक और भूमि संबंधी सुरक्षा प्रदान कर सके। और वित्तीय और विधायी शक्तियां इन परिस्थितियों को कर लगाने और स्थानीय सरकारी नियमों बनाने की वास्तविक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि वे केवल बजट खर्च करने वाली संस्था बनकर न रहे। और संवाद या समझ में केंद्र सरकार और लद्दाख के हितधारकों के बीच निरंतर वार्ता के माध्यम से एक ऐसा मार्ग निकाला जाए जो देश की सुरक्षा सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते स्थानीय लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करें। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि सभी जिलों में LAHDC का विस्तार प्रशासनिक सुगमता और स्थानीय विकास के लिए एक सराहनीय और प्रगतिशील कदम है। हालांकि लद्दाख के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और स्थानीय लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए उनकी पहचान या भूमि राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी मूल आकांक्षाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। कि परीक्षा से आपसे प्रीलिम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जैसे लद्दाख स्वायत्त या परीक्षा विकास परिषद LAHDC निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। लद्दाख में वर्तमान में लेह और कारगिल के लिए अलग अलग स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों कार्य कर रही हैं और इन परिषदों को भूमि के आवंटन, उपयोग और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसे स्थानीय मामलों पर कर लगाने और नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। इसका दोनों हो जाएगा आंसर दोस्तों। तीसरा गलत है। यह पूरी तरह से भारतीय संविधान 6ठी अनुसूची। तीसरा गलत है। कि व्याख्या है कि तीसरा गलत है क्योंकि लद्दाख गठन जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन अधिनियम में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1995 के तहत किया गया था, न कि इसे सीधे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत दर्जा प्राप्त है, जिसकी वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं जैसे सोनम वांगचुक लगातार कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा से आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है कि लद्दाख के सभी जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों LAHDC का विस्तार सीमावर्ती क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि यह कदम स्थानीय समुदाय के पूर्ण राजभूत और 6ठी अनुसूची आकांक्षा को कहाँ से संतुष्ट कर पाता है? मूल्यांकन कीजिए। 25 अंक 250 शब्दों में इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए आइए तीसरा टॉपिक है भारत में सड़क सुरक्षा। GS3 और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया ये कॉलम कि भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहा जा सकता है, बल्कि इसके लिए संसद और नीतिगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता है। आयन प्रतिशत के बारे में सड़क परिवहन या राज मंत्रालय MORTH के आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह त्रासदी भारत की GDP को प्रतिवर्ष लगभग 3 से 5% आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उत्पादक वायु वर्ग जैसे 18 से 45 वर्ग के लोग इसमें सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। और 3E दृष्टिकोण के तहत समाधान या उपाय समझते हैं कि इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचा और वाहन सुरक्षा, सड़क डिजाइन, ब्लैक स्पॉट दुर्घटना संभावित क्षेत्र की पहचान और कर उन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। सड़क सुरक्षा ऑडिटिंग, राज्य मार्गों के निर्माण के समय अनिवार्य वैज्ञानिक डिजाइन या सुरक्षा ऑडिट या सुनिश्चित करना चाहिए। वाहन मानक या वाहनों में क्रैश टेस्ट या मानक BNCAP एयरबैग या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABC को अनिवार्य बनाना चाहिए। और प्रबंधन इन्फोर्समेंट, कड़े कानूनों और तकनीक, ई प्रवर्तन, मानव हस्तक्षेप या कम करने के लिए प्रमुख मार्गों स्पीड कैमरे या रडार या संचालन ई चालान प्रणाली को बढ़ाना है। जीरो टॉलरेंस नीति, शराब पीकर गाड़ी चलाने या ओवरलोडिंग या बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के चलने पर कानूनी कार्रवाई से पालन है। भ्रष्टाचार पूर्वक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOS की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। शिक्षा, एजुकेशन, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन,
स्कूली पाठ्यक्रम सड़क सुरक्षा के नियमों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सिलेबस में शामिल करना और जन जागरूकता अभियान, गुड सेमे रिटर्न या नेक मददगार कानून का प्रचार करना ताकि लोग घोटालों घायलों की मदद के लिए आगे आएँ और कठोर ड्राइविंग विंग्स या लाइसेंस जारी करने से पहले व्यवहारिक या कड़े सिम्युलेटर टेस्ट की अनिवार्य करना। निष्कर्ष, सड़क सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है। 3E दृष्टिकोण के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ साथ आपातकालीन चिकित्सा देखभाल या गोल्डन या ओवर प्रबंधन को मजबूत करके ही भारत ब्रासिलिया घोषणा पत्र के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और बहुमूल्य मानव जीवन व आर्थिक नुकसान को बचा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा या पीटी से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। भारत में सड़क सुरक्षा उससे जुड़े नीतिगत ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मोटर वाहन या संशोधन अधिनियम 2019 के यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में भारी वृद्धि की गई है और भारत ब्रासिलिया घोषणा पत्र डिक्लेरेशन हस्तक्षेपताओं जो वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटना में मौतें को आधा करने से संबंधित है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो सड़क सुरक्षा के तकनीकी मामलों पर सरकार को सलाह देता है। ये तीनों सही है दोस्तों। इसके लिए तीनों कथन पूरी तरह सही है। सड़क सुरक्षा को एक प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि मानक इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के रूप में देखा जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाले मौतें न केवल एक मानवीय त्रासदी है बल्कि देश की जीडीपी के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान है। 3E इंजीनियरिंग इन्फोर्समेंट एजुकेशन। 3E याद रखना दोस्तों, इंजीनियरिंग इन्फोर्समेंट एजुकेशन के दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस समस्या के समाधान के उपाय समझना चाहिए। इंजीनियरिंग इन्फोर्समेंट और एजुकेशन इसको याद रखना। मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए कीवर्ड जानते हैं कि जैसे एल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी, एल्गोरिथमिक जवाबदेही अदालतों में AI के लिए और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लद्दाख परिषद के लिए और पॉलिसी इंटरवेंशन ओवर डिस्टेनाय नियतिगत हस्तक्षेप को प्राथमिकता। सड़क सुरक्षा के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कानून की उचित प्रक्रिया और प्रशासनिक विध्वंस या डिमोलेशन के संदर्भ में। अगला न्यूज जनसत्ता से संपादकीय न्यूज है दोस्तों। या PTU मेंस यूपीएससी के लिए कि पहला न्यूज है कि कल्याणकारी योजना का राजनीतिकरण एवं पत्रता संकट। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की महिला सुरक्षा। तीसरा, मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से मैला साफ करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय प्रथा। आई पढ़ते पहला न्यूज कि कल्याणकारी योजना लुभावनावाद या पत्रता का संकट। GS2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। आई पढ़ते हैं इसे न्यूज के बारे में। जनसत्ता के मुख्य संपादकीय लाडली बहन योजना पात्र से बाहर बहुत बारिश हो रही दोस्तों कि आई पढ़ते हैं लाडली बहन योजना पात्र से अपात्र कैसे हुई लाखों महिलाएं के अनुसार महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले लागू की गई इस योजना से पुनरीक्षण या ई केवाईसी के नाम पर 90 लाख से अधिक महिलाओं को अचानक सूची से बाहर कर दिया गया जो नीतिगत निरंतरता पर सवाल खड़े करता है। आगे पढ़ते हैं कि चुनाव के ठीक पहले लोक लुभावना योजना, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म की घोषणा और बाद में तकनीकी कारणों जैसे ई केवाईसी से लाभार्थियों को बाहर करना और भारतीय शासन व्यवस्था को नीतिगत निरंतरता, पॉलिसी कंटिन्यूटी और तार्किक वित्तीय प्रबंधन के बीच एक बड़े गठबंधन को दर्शाता है। यह स्थिति एक तरफ राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर सवाल उठाती है तो दूसरी तरफ राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन की आवश्यकता को भी उजागर करती है कि वित्तीय विवेक क्या फिस्कल प्रोविडेंस पर प्रभाव, अल्पकालिक वित्तीय दबाव, चुनाव पूर्व बिना बजट या प्रावधान बिना गहन राजस्व आकलन के की गई बड़ी घोषणाएं राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट को अचानक बढ़ा देती है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती, लोक लुभावन नकदी हस्तांतरण या कैश ट्रांसफर के लिए कि धन जुटाने के चक्कर में बुनियादी ढांचे या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे दीर्घकालिक विकास कार्यों का बजट प्रभावित होता है और सद्भावनापूर्ण विकास के निकास की कमी। जब वित्तीय दबाव बढ़ता है तो सरकार योजना को वापस लेने के बजाय ई केवाईसी या नई पत्रता मानदंड जैसी तकनीकी जटिलता का सहारा लेकर वेड कोड से लाभार्थियों की संख्या घटाती है और जो नीतिगत अनिश्चितता पैदा करती है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के विधानों पर चोट, पत्रता का संकट, अपवर्जन त्रुटि, इंक्लूजन एरर, तकनीकी बाधाओं या डिजिटल साक्षरता की कमी, बायोमेट्रिक विफलता या कनेक्टिविटी समस्या के कारण अक्सर समाज के सबसे वंचित वास्तविक पात्र लोग ही योजना से बाहर हो जाते हैं। विश्वास का संकट, कल्याणकारी लाभों को नागरिक के अधिकार के बजाय चुनावी उपहार के रूप में या प्रस्तुत करने से कि राज्य नागरिकों के बीच का सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कमजोर होता है और अस्थिर सुरक्षा तंत्र, फ्रेजिल सेफ्टी नेट, गरीब और सीमांत परिवार इन लाभों के आधार पर अपनी मासिक आजीविका या पोषण या नियोजन करते हैं। अचानक लाभ बंद होने से पुनः गरीबी के दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं और समालोचनात्मक संतुलित दृष्टिकोण, यद्यपि चुनाव पूर्व की विगत घोषणाएं के राजनीतिक लाभ से प्रेरित दिखती है तो लेकिन बाद में यह किए जाने वाले संशोधन या तकनीकी जांच हमेशा गलत नहीं होते। वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी यदि राज्य की आर्थिक स्थिति या अनुमति नहीं देती तो बिना सोचे समझे या बांटे जाने वाले मुक्त उपहार या फ्री बेज के राज को दिवालियापन की ओर ले जा सकते हैं और क्रिकेज रैम्पेट लीकेज रोकना, ई केवाईसी और कड़े मानदंड या घोषित बेनिफिशियरी या फर्जी लाभार्थियों को हटाने और करदाताओं के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से अनिवार्य है। कंक्लूजन क्या है कि समाधान तकनीकी लोक लुभावनावाद पर अंकुश लगाने और तकनीकी प्रक्रियाओं को मानवीय बनाने में निहित है।
और कल्याणकारी योजनाओं को चुनौती चक्र से मुक्त कर वैधानिक या दीर्घकालिक या वित्तीय ढांचे जैसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन और अधिनियम FRBM के भीतर भी लागू किया जाना चाहिए। साथ ही अपात्र घोषित करने से पहले लाभार्थियों को सुधार का पर्याप्त समय और शिकायत निवारण तंत्र ग्रीवेंस रिड्रेसल मिलना चाहिए ताकि वित्तीय विवेक या सामाजिक न्याय दोनों में संतुलन बना रहे। पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी या सामाजिक कल्याणकारी योजना के डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कल्याणकारी योजनाएं में आधार या आधारित KYC का मुख्य उद्देश्य होस्ट या बेनिफिशियरी या फर्जी लाभार्थियों को हटाना और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर काम या शिक्षा या सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी केंद्रीय या राज्य कल्याणकारी योजना से लाभार्थियों को हटाने का अंतिम निर्णय नीति आयोग द्वारा लिया जाना जाता है। तीसरा गलत है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा कि तीसरा गलत है। लाभार्थियों को शामिल करने या हटाने के अधिकार लंबित प्रशासनिक मंत्रालय या राज्य सरकारों के पास होता है, न कि नीति आयोग के पास। कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए चुनाव के ठीक पहले लोक लुभावन या कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म योजना की घोषणा, सरकार गठन के बाद तकनीकी और जटिलता जैसे KYC या नए मानदंड के आधार पर लाभार्थियों को बाहर करना और वित्तीय विवेक और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 वर्ड। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पढ़ते हैं कि कानून का प्रशासन या महिला सुरक्षा GS पेपर 2 या पोलिटिकल गवर्नेंस लिया गया। जनसत्ता के संपादकीय हैं कि यूपी में किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले कानून से खौफ खाते हैं अपराधी। और राज्य में एक नाबालिग बच्चे के साथ हुई जघन वारदात के बाद कानून व्यवस्था के दावे और धरातलीय सच्चाई के अंतर का विश्लेषण किया गया है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में मुख्य डिटेल से एनालिसिस कि भारतीय निश्चितता और पुलिस सुधार कानून की निश्चितता और पुलिस सुधार अपराध नियंत्रण में केवल कड़े कानून जैसे पोक्सो या भारतीय न्याय संहिता होना तब तक प्रभावी नहीं होता है जब तक अपराधियों में यह विशाल न हो कि वे पकड़े जाएंगे या उन्हें सजा मिलकर रहेगी। तो इसे ही कानून की निश्चितता सर्टेनिटी ऑफ लॉ कहते हैं। महिला और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए प्रशासनिक शक्ति के साथ पुलिस व्यवस्था में बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है। और कानून व्यवस्था और जांच का पृथकीकरण पुलिस को कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर और अपराध जांच इन्वेस्टिगेशन के दो अलग विंग्स में विभाजित किया जाना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराधों की जांच बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के समय पर और वैज्ञानिक तरीकों से पूरी तरह हो सकेगी। और फोरेंसिक और आधुनिक तकनीकी का अभाव, साक्ष्य के अभाव में अपराधिक अक्सर बच निकलते हैं। और हर जिले में आधुनिक फोरेंसिक लैब की स्थापना और पुलिस को साइबर व डिजिटल साक्ष्य जुटाने के लिए प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। और पुलिस बल का संवेदीकरण जैसे सेंसिटाइजेशन या थानों को माहौल पीड़ित महिलाओं और बच्चों के अनुकूल विक्टिम फ्रेंडली होना चाहिए। इसके लिए पुलिस कर्मियों को जेंडर सेंसिटिविटी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जरूरी है और ताकि पीड़ित बिना किसी डर की शिकायत दर्ज करा सके। और महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि वर्तमान में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम 35% करने की आवश्यकता है। और महिलाएं संबंधी अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच अधिकारों संवेदनशीलता से हो सके। और जवाबदेही और पारदर्शिता पुलिस शिकायत प्राधिकरण या पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को मजबूत करना चाहिए ताकि निष्क्रियता या भ्रष्टाचार बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। निष्कर्ष क्या है? सख्त कानून केवल कागजी शोर है। यदि उन्हें लागू करने वाली व्यवस्था कमजोर हो तो अपराधियों के मन में सजा का डर पैदा करने के लिए मुक्त कि पुलिस को रूरल या सेंट्रिक या शासक केंद्रित सिटीजन या सेंट्रिकल नागरिक केंद्रित बनाना समय की मांग है। कि पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण या पोस्को अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम हुआ किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। और इस अधिनियम के तहत अपराधियों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों या स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रावधान है। यह अधिनियम कड़े दंड का प्रावधान तो करता ही है, लेकिन इसे लैंगिक आधार पर जेंडर न्यूट्रल अपराधों को नहीं देखा जाता है। कि इसका आंसर पहला। दूसरा है कि पोक्सो अधिनियम की तरह पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल या लिंग तटस्थ है। यह लड़के और लड़की दोनों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को समान रूप से लागू करता है। मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि अपराध नियंत्रण के लिए केवल कड़े दंडात्मक कानूनी या प्रशासनिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपराधियों में कानूनी और निश्चितता सर्टेनिटी ऑफ लॉ की भय होना चाहिए। और आवश्यक है जैसे महिलाओं और बच्चे के विरुद्ध बढ़ते अपराधियों के संदर्भ में निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करना। कि हाथ में मैला उठाना या मैनुअल
सेवनिंग या अवानिया प्रथा या GS3 या सोशल इशू या एनवायरमेंट से लिया गया है कि जनसत्ता के विचार से कोलम शिविर या सफाई के मोते कानून के मजबूत के बावजूद कब रुकेगी हाथ से मैला साफ करने की वो मानवीय प्रथा के अनुसार सख्त कानून पर प्रतिबंधों के बावजूद देश में सवार और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान दम घुटने से होने वाले मौतों का अनुरोध जारी है कि सामाजिक और न्याय मानवाधिकरण और पर्याप्त स्वच्छ खंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं कि मैनुअल एस्केवेजिंग और शिविर मौतें की भूमिका की सख्त कानून प्रतिबंधों जैसे 2013 का अधिनियम के बजाय भारत में शिविर या सेप्टिक टैंकरों में दम घुटने से सख्त दम घुटने से होने वाले मौतें या तकनीकी या सामाजिक आर्थिक विकास के दावों पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। यह अमानवीय प्रथा न कि केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 या गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार उल्लेख करती है, बल्कि यह जाति आधारित भेदभाव और प्रशासनिक विफलता की गहराई को भी दर्शाती है। समस्या के बने रहने के प्रमुख कारण रीजन्स फॉर परसिस्टेंस ढूल मूल परिवर्तन 2013 का निषेध या अधिनियम के तहत दोषियों को सजा की दर अत्यंत निराशाजनक है और विकेंद्रीकृत या सीवेज और उपेक्षा कई शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में आज भी पुराने सेप्टिक टैंक और जिनके डिजाइन मशीनों की सफाई के अनुकूल नहीं है और ठेका पाया कि कॉन्ट्रा एक्चुअलाइजेशन मुख्य नगर निकाय या जवाबदेही से बचने के लिए सफाई का काम निजी ठेकेदारों को सौंपे देते हैं और जो सुरक्षा उपकरणों को खर्च नहीं करता है। तो सामाजिक कलंक सोशल स्टिग्मा जाति व्यवस्था के कारण एक निश्चित बचे एक विशेष वर्ग को ही इस काम में धकेल दिया जाता है और जिससे उनके पास आजीविका या अन्य विकल्प सीमित हो जाते हैं। दोहरी नीति का मूल्यांकन एवोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल स्ट्रेटेजी इस समस्या के पूर्ण अवमूल्यन के लिए मशीनीकरण और पूर्ण पूर्वास की दोहरी रणनीति सबसे प्रभावी हथियार है और मशीनीकरण और मैकेनाइजेशन तकनीकी द्वारा दोहरी रणनीति का मूल्यांकन इवोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल स्ट्रेटेजी इस समस्या के पूर्ण उन्मूलन के लिए मशीनीकरण और पूर्णवास की दोहरी रणनीति सबसे प्रभावी हथियार है और मशीनीकरण मैकेनाइजेशन और तकनीक द्वारा सुरक्षा और मशीनीकरण मानव और कचरे के सीधे संपर्क को समाप्त करता है और सकारात्मक रूप से नमस्ते एसएम यह केंद्र सरकार की एक सराहनीय पहल है जिसका उद्देश्य शिविर सफाई का 100% मशीनीकरण करना है। स्वदेशी नवाचार केरल के बांदीकुटे जैसे रोबोटिक्स मेन होल क्लीनर ने यह साबित किया है कि तकनीक मानव जीवन की रक्षा कर सकती है और शून्य मृत्यु दर और मशीनों के उपयोग से सीवर में दम घुटने से होने वाले मौतों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। चुनौतियां क्या भारत के तंग और संकरे शहरों ढांचों में मशीनें नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा छोटे नगर निकायों या म्युनिसिपैलिटी के पास बजट की कमी होती है और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सकारात्मक पक्ष नमस्ते योजना यह केंद्र सरकार की सराहनीय पहल है जिसका उद्देश्य सफाई सतत प्रतिक्षण मशीनीकरण करना स्वदेशी नवाचार के बांधी ये मैंने पढ़ लिया कि आगे देखते हैं। चुनौतियां तक भी पढ़ लिया था हमने। रिहेबिलिटी यहाँ तक भी सिर्फ काम बंद कराना काफ़ी नहीं, सफाई कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका देना अनिवार्य है। सकारात्मक पक्ष कौशल विकास और पूंजी सरकार पूर्व सफाई कर्मियों को वैकल्पिक व्यवसाय जैसे ड्राइविंग या सिलाई या लघु उद्योग के लिए कौशल परीक्षण सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करती है। गरिमा की बहाली पुनर्वास से आने वाली पीढ़ियों इस दलदल से बाहर निकल पाती है और शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में शामिल होती है। चुनौतियां पहचान की प्रक्रिया में जटिलता या अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड छिपाना और नाम मात्र की एक मुफ्त सहायता राशि जिसके कारण कई लोग दोबारा इसी काम में लौटने को मजबूर हो जाते हैं। आगे की राह कड़ी जवाबदेही सिर मौते के मामले में संबंधित नगर निगम के शीर्ष अधिकारियों और ठेकेदारों पर सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सफाई उद्यमियों और श्रेणीप्रेन्योर का विकास सफाई कर्मचारियों को केवल मजबूत न रखकर उन्हें मशीनों का मालिक और ऑपरेटर या उद्यमी बनाई जाए और अर्बन प्लानिंग में सुधार शहरी ढांचों और सेप्टिक टैंकों का निर्माण अनिवार्य रूप से मशीनी सफाई के अनुकूल ही किया जाए और सामाजिक चेतना समाज को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि स्वच्छता पूरे समाज की जिम्मेदारी है, किसी एक विशेष जाति की नहीं। निष्कर्ष क्या है कंक्लूजन कि हाथ में मैला उठाना शिविर मौतें कई समान दुर्घटना नहीं बल्कि संस्थागत हथियार हैं और भारत तब तक एक वैश्विक महाशक्ति या विकसित राष्ट्र बनने का दावा नहीं कर सकता है जब तक उनके नागरिक शिविर लाइनों में अपनी जान गंवा रहे हैं। मशीनीकरण और पुनर्वास दोहरी रणनीति को मिशन मोड में लागू करके ही हम इस कलम को मिटा सकते हैं। पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन भारत मैनुअल या एस्केवेजिंग और उन्मूलन के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाथ में मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में रोजगार या निषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के देश मैनुअल एस्केवेजिंग को पूरी तरह प्रतिबंध करता है। नमस्ते योजना नमस्ते स्कीम शिविर या सेप्टिक टैंक की सफाई के मशीनीकरण स्वच्छता और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित है। ये तीनों हो जाएगा आंसर दोस्तों, ये तीनों हो जाएगा।
कानून के बावजूद होने वाली स्पर्धा का जारी रहना जमीनी स्तर पर तकनीकी विकल्पों की कमी और प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। मुख्य परीक्षा से आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है कि कानून निषेध के बावजूद कि आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ये मुख्य परीक्षा मेंस के लिए मिनिमल स्केवेजिंग और सिविल मौतों का बने रहना हमारे सामाजिक आर्थिक विकास पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। इस समस्या के पूर्ण उल्लंघन हेतु मशीनीकरण या मैकेनाइजेशन और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की दोहरी रणनीति का मूल्यांकन कीजिए। तो ये हमने पढ़ लिया इस क्वेश्चन के बारे में। इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं मुख्य परीक्षा के लेख के आज की वर्ड कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म क्या होते हैं कि प्रतिस्पर्धी लोक भावनावाद या मुक्त योजना के लिए, और पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, नीतिगत निरंतरता और पूर्णमेयता, और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट ओवर सेवरिटी, कठोरता से अधिक सजा की निश्चितता और कानून व्यवस्था के लिए, और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन सैनिटेशन, स्वच्छता में तकनीकी हस्तक्षेप और सिविल मौतों को रोकने के लिए। आइए आगे बात करते हैं कि तीसरा टॉपिक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों कि द हिंदू से साइंस टैक्स लिया गया है दोस्तों कि इसमें पहला टॉपिक है कि जेम्स स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा खोजी गई प्राचीन आकाशगंगा गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक न्यूट्रल्स और डार्क ऑक्सीजन तथा CRISPR केस 9 जीन एडिटिंग से सिकल सेल एनीमिया का इलाज शामिल है। तो इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं दोस्तों। तो आइए पहला टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक्स है डार्क ऑक्सीजन और डीप सी माइनिंग या GS पेपर 3 साइंस या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के क्लियरिंग या क्यूपर्टन जोन या CCZ में बिना सूरज के प्रकाश के समुद्र के तल में ऑक्सीजन के उत्पादन की खोज की है, और जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। और खोज गहरे समुद्र में खनन डीप सी माइनिंग के नियमों को प्रभावित कर सकती है। हम पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से कि हाल ही में प्रशांत महासागर की क्लियरिंग क्यूपर्टन या जोन CCZ में समुद्र की सतह के 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। और यह ऑक्सीजन बिना सूरज के प्रकाश के समुद्र तल पर मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स द्वारा जल के विद्युत या अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पन्न हो रहे हैं। यह खोज विज्ञान की पारंपरिक समझ को चुनौती देती है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण केवल प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से ही संभव माना जाता था। जीवन की उत्पत्ति की पारंपरिक समझ को चुनौती। प्रकाश केंद्रित सिद्धांत की सीमा जब तक माना जाता था कि पृथ्वी पर जीवन ऑक्सीजन की शुरुआत केवल सूर्य के प्रकाश पर निर्भर थी। डार्क ऑक्सीजन यह साबित करती है कि पूरी तरह से अंधेरों में भी जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बन सकती है। इसमें डार्क ऑक्सीजन के बारे में क्लियरिंग या क्यूपर्टन जोन या CCZ में समुद्र की सतह से 400 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई थी। और ऑक्सीजन के बिना सूर्य के प्रकाश के समुद्र तल के मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के द्वारा जल के विविधयुक्त अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पन्न हो रहे हैं, जो विज्ञान की उस पारंपरिक समझ को चुनौती देती है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण केवल प्रकाश संश्लेषण से ही संभव माना जाता है। तो जीवन की उत्पत्ति की प्रारंभिक समझ को चुनौती है। प्रकाश केंद्रित सिद्धांत की सीमा अब तक माना जाता था कि पृथ्वी पर जीवन और ऑक्सीजन की शुरुआत केवल सूर्य के प्रकाश पर निर्भर थी, लेकिन डार्क ऑक्सीजन यह साबित करती है कि पूरी तरह से अंधेरों में भी जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बन सकती है। और वैकल्पिक जीवन तंत्र यह खोज संकेत देती है कि पृथ्वी और या अन्य ग्रहों पर जीवन की शुरुआत गहरे या समुद्र के गर्म झरनों या हाइड्रोथर्मल वेंट या बिना प्रकाश वाले क्षेत्रों में भी हो सकती है। वायु ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं सूर्यमंडल के अन्य ठंडे या अंधेरे चंद्रमाओं जैसे बृहस्पति के यूरोपा या शनि के NN से सेलाइवुड्स पर भी इस प्रक्रिया से जीवन की उत्पत्ति संभावना बढ़ जाती है। गहरे समुद्र परिस्थिति तंत्र डीप सी इकोसिस्टम के लिए खतरा। गहरे समुद्र में खनन या डीप सी माइनिंग से इस संवेदनशील तंत्र को निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं। ऑक्सीजन के स्रोतों की तबाही। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हटाने से वहाँ की प्राकृतिक जियो बैटरी नष्ट हो जाएगी, जिससे गहरे समुद्र के जीवों को मिलने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो सकती है। जैव विविधता का नुकसान। समुद्र तल पर रहने वाले दुर्लभ जीव जैसे ऑक्टोपस या स्पंजन पूरी तरह से नोड्यूल पर ही आश्रित है। खनन से उनकी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। और तलछट के बादल या सेडिमेंट प्लम्स खनन के कारण समुद्र के निचले स्तर पर भी भारी धूल या तलछट उड़ेगी, जो पानी को प्रदूषित करेगी और फिल्टर फीडिंग जीवों के श्वसन तंत्र को भी ठप कर देगी। भारत का डीप ओशन मिशन या आर्थिक लक्ष्य। भारत के लिए गहरे समुद्र का खनन आर्थिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के स्रोतों की तबाही। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हटाने से वहाँ की प्राकृतिक जियो बैटरी नष्ट हो जाएगी, जिससे गहरे समुद्र के जीवों को मिलने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो सकती है। जैव विविधता का नुकसान। समुद्र तल पर रहने वाले दुर्लभ जीव या जैसे ऑक्टोपस स्पंजन पूरी तरह इन नोड्यूल्स पर ही आश्रित हैं। खनन से उनकी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। और तलछट के बादल सेडिमेंट या प्लम्स खनन के कारण समुद्र के निचले स्तर पर भारी धूल या तलछट उड़ेगी, और जो पानी को प्रदूषित करेगी और फिल्टर फीडिंग जीवों के श्वसन तंत्र को ठप कर देगी। भारत का डीप ओशन मिशन और आर्थिक लक्ष्य। भारत के लिए गहरे समुद्र का खनन आर्थिक या रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और संसाधन सुरक्षा। भारत को मध्य हिंद महासागर या बेसिन CIOB में 75,000 वर्ग
किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक या नोड्यूल्स के खनन का अधिकार मिला है और इसमें निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज प्रचुर मात्रा में है। तो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन या इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवीएस, सोलर पैनल और बैटरी विनिर्माण के लिए ये खनिज अनिवार्य है। भारत ने नेट जीरो 2070 लक्ष्य के लिए आवश्यक है। रणनीति या आत्मनिर्भरता, वर्तमान में भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भर है। यह मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। संरक्षण और आर्थिक लक्ष्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता, रणनीति, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। संतुलित मार्ग, पर्यावरणीय सुरक्षा या आर्थिक लाभ, डार्क ऑक्सीजन की संरक्षण, महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति, एहतियाती दृष्टिकोण, प्रिकॉटिनरी अप्रोच। अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी ISA को तब तक व्यावसायिक खनन की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक डार्क ऑक्सीजन और पर्यावरण पर इसके प्रभावों का पूरी तरह अध्ययन न कर लिया जाए। माइनिंग फ्री या बफर जोन, हिंद महासागर के खनन क्षेत्र में कुछ हिस्सों को पूर्ण संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और जहां नोड्यूल को छुआ ना जाए ताकि ऑक्सीजन का उत्पादन जारी रहे। और माइनिंग फ्री बफर जोन, इसके बारे में पढ़ लिया कि हरित खनन तकनीकी, ग्रीन माइनिंग टेक। भारत को ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जो समुद्र के तलछट को कम से कम नुकसान पहुंचाए और ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण को सीमित रखें। और चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी, समुद्र पर निर्भरता कम करने के लिए भूमि पर मौजूद कचरे को बैटरियों के पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष, डार्क ऑक्सीजन की खोज ने यह स्पष्ट कर दिया कि गहरे समुद्र का परिस्थितियां तंत्र हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल और जीवन सहायक है और भारत को अपने डीप ओशन मिशन के तहत आर्थिक और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी के सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए और सतत विकास के रूप में विनियमित खनन इन लाभार्थियों लाभ और समुद्री पर्यावरण के तहत अस्तित्व का एकमात्र मार्ग है। आपसे पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से ब्रह्मांड को देखने के लिए इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का उपयोग करता है और जो पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर विद्युत लैग्रेंज बिंदु L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। और यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां ESA, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसिया CSA का एक संयुक्त मिशन है। उपरोक्त संबंधों में से कौन सही है? ये तीनों सही हैं दोस्तों। स्पष्ट तीनों पूरी तरह सही हैं। JWST की इंफ्रारेड क्षमता के कारण या कॉस्मिक डस्ट या अंतरिक्ष धूल के पार देखकर ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती आकांक्षाओं की तस्वीरें ले पा रहा है। मुख्य परीक्षा लिए प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन है आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है प्रैक्टिस के लिए, या इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। स्पेस टेलीस्कोप या तकनीकी में हबल से जेम्स वेब JWST तक का विकास को खगोलीय विज्ञान में एक क्रांतिकारी छलांग है। यह टेलीस्कोप प्रारंभ ब्रह्मांड के निर्माण और तारों के क्रमिक विकास, स्टेलर इवोल्यूशन को सक्षम में किस प्रकार मदद कर रहा है और उसका उदाहरण स्पष्ट कीजिए 10 अंक 150 वर्ड में। तीसरा टॉपिक है क्रिप्सर केस 9 सिकल थेरेपी, GS पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी से एंड हेल्थ से। भारत के स्वदेशी जीन एडिटिंग प्रयासों के तहत शोधकर्ताओं ने अनुवांशिक बीमारियों सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए क्रिप्स केस 9 आधारित थेरेपी क्लिनिकल परीक्षण के शुरुआती सकारात्मक साझा किए हैं। इंट्रोडक्शन, सिकल सेल एनीमिया थेरेपी भारत में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां जो मुख्य रूप से जनजाति और कुछ विशिष्ट आबादी को प्रभावित करती है और क्रिप्स केस 9 जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों या दोषपूर्ण जीन को ठीक करने की क्षमता रखती है। या पारंपरिक उपचारों जैसे बार खून चढ़ना के विपरीत इन वंशानुगत रक्त विकारों का एक अस्थायी और प्रभावी समाधान प्रदान करती है। मुख्य वाक्य, वंशानुगत बीमारियों के बोझ को कम करने में भूमिका। अस्थायी समाधान, यह तकनीक सिकल सेल थैलेसीमिया के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन जीन जैसे HBV जीन के म्यूटेशन को आणविक स्तर पर जाकर अस्थायी रूप से ठीक कर सकती है। और स्वयं अंग प्रत्यारोपण और ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, मरीज की अपनी रक्त स्टेम कोशिका स्टेम सेल को शरीर से बाहर निकालकर एडिट किया जाता है और फिर वापस डाला जाता है और इससे अंग और सिक्योरिटी या ऑर्गन रिजेक्शन की खतरा खत्म हो जाता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इसके सफल अनुप्रयोग से मरीजों को बार ब्लड या ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाने और दर्दनाक संकटों या प्लेन क्राइसिस से मुक्त मिलती है, जिससे उनका जीवन काल बढ़ता है। आर्थिक बोझ में कमी, हालांकि शुरुआत में यह थेरेपी महंगी हो लेकिन दीर्घकाल में यह स्वास्थ्य प्रणाली और प्रभावित परिवारों पर चिकित्सा के निरंतर होने वाले भारी खर्च को कम करती है। व्यापक अनुप्रयोग से जुड़े नैतिक चुनौतियां, एथिकल चैलेंज, डिजाइनर या बेबी का खतरा, इस तकनीक का उपयोग केवल बीमारियों को ठीक करने तक सीमित न रहकर बच्चों में मनचाहे या शारीरिक या मानसिक लक्षणों जैसे रंग या बुद्धिमत्ता चुनने के लिए किया जा सकता है। और ऑफ टारगेट प्रभाव, ऑफ टारगेट इफेक्ट, जीनों में अनपेक्षित स्थानों पर काट सांचे होने से नए म्यूटेशन या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होने का जोखिम रहता है। असमानताएं और पहुंच, यह अत्यधिक महंगी थेरेपी है। यदि यह केवल अमीर वर्ग तक सीमित रही तो समाज में आनुवंशिक असमानता या जेनेटिक्स इनक्वालिटी पैदा हो सकती है। और जर्म लाइन संपादन, जर्म लाइन एडिटिंग, शुक्राणु और अंडे या भ्रूण के जीन में बदलाव करने से यह परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित हो जाती है, जिसके दीर्घकालिक सुरक्षा अभी अज्ञात है। नियामक चुनौतियां, रेगुलेटरी चैलेंज, स्पष्ट कानूनों का अभाव,
भारत में बायोटेक रेगुलेटरी या अथॉरिटी जैसी संस्थाओं के बावजूद मानव जीन एडिटिंग के नैदानिक उपयोगों के लिए वैश्विक स्तर के कड़े नियमों का पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी शुरुआती चरण में है और सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानव नैदानिक परीक्षणों या क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक दुष्प्रभावों की निगरानी करना एक जटिल कार्य है। प्रवर्तन इन्फोर्समेंट की कमी निजी प्रयोगशाला द्वारा इस तकनीक के दुरुपयोग या बिना अनुमति के प्रयोग को रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र कमी है। कंक्लूजन क्या है कि क्रिप्सर तकनीकी भारत के लिए सिकल सेल एनीमिया जैसे अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन में एक क्रांतिकारी कदम है जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के लक्ष्यों के अनुकूलन है। और हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ एक सख्त या पारदर्शी या नैतिक नियामक ढांचा तैयार करें ताकि इस तकनीकी का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक सुरक्षित रूप से पहुंच सके। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि क्रिप्स केस 9 तकनीकी संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। केस 9 एक विशेष प्रोटीन है जो डीएनए की श्रृंखला को सटीक स्थानों पर काटने के लिए आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कार्य करता है। गाइड आरएनएस जीआरएनए का उपयोग उस विशिष्ट जीन अनुक्रमणों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिसे बदला जाना है और इस तकनीकी का उपयोग केवल मनुष्यों में किया जा सकता है, पौधे जीवों जीनोम तो इसे नहीं बदला सकता। तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ही है सही है दोस्तों कि कृषि 9 तकनीक का उपयोग पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया, मनुष्यों से लगभग सभी जीवों के डीएनए को संपादित करने के लिए किया जा सकता है। कृषि में इसका उपयोग जलवायु अनुकूलन फैसले बनाने के लिए किया जा सकता है। तो मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस या इसको प्रैक्टिस कर सकते हो जीन एडिटिंग तकनीक जैसे कृषि भारत में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी वंशानुगत बीमारियों के बोझ को कम करने में कैसे मदद कर सकती है। इस तकनीक का व्यापक अनुप्रयोग से जुड़ी तकनीक इथिकल या नियामक रेगुलेटरी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इसके बारे में 15 अंक है 250 शब्द के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए आज कीवर्ड जानते हैं जैसे सी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, समुद्री जल का विद्युत अपघटन या डार्क ऑक्सीजन के संदर्भ में, समुद्री जल का क्या विद्युत अपघटन डार्क ऑक्सीजन के संदर्भ में सी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉस्मिक डॉन ब्रह्मांडीय भूगोल या शुरुआती आकाशगंगाओं के निर्माण का समय या टारगेट जीन मॉडिफिकेशन, लक्षित जीन संशोधन, बायोएथिक्स या ऑफ टारगेट म्यूटेशन या जैव नैतिक का अवांछित परिवर्तन। सैटेलाइट पावर सिस्टम या बीटा वोल्टाइक तकनीक जीएस पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। स्पेस एक्स की हालिया लॉन्चिंग के बाद इंडियन एक्सप्रेस में ये लिया गया श्रृंखला इंडिया एक्सप्रेस नॉलेज नगेट श्रृंखला में चर्चा की गई अंतरिक्ष यानों को गहरे अंतरिक्ष या डीप स्पेस में बिजली देने के लिए हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक ट्रिटियम और बीटा वोल्टाइक पावर सिस्टम का उपयोग कैसे किया जा रहा है। पहला है कि गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में परमाणु और बीटा वोल्टिक तकनीक की सौर ऊर्जा की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ सौर पावर, तीव्रता में कमी, सूर्य से दूरी बढ़ने पर सौर विकिरण व्युत्क्रम वर्ग नियम या इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार तेजी से घटता है। जैसे बृहस्पति पर सूर्य ऊर्जा पृथ्वी का केवल 4% है और पर्यावरण बाधाएं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अस्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों या PSR में सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता है और तापमान और धूल रात या अत्यधिक ठंडे तापमान -180 डिग्री और मंगल जैसी सतहों पर धूल के तूफान और सौर पैनलों को निष्क्रिय कर देते हैं। और परमाणु ऊर्जा की भूमिका रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, गहरे समुद्री मशीनों जैसे बायो 4 न्यू होराइजन्स में रेडियो आइसोटोप या थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG मुख्य ऊर्जा स्रोत है। उच्च ऊर्जा घनत्व प्लूटोनियम 238 जैसे समस्थानिकों के अल्फा 6 या अल्फा डीके से निकलने वाली ऊष्मा को बिजली में बदला जाता है। लंबा जीवन कार्य यह प्रणाली बिना सूर्य के प्रकाश के दशकों तक निर्बाध बिजली या अंतरिक्ष यान को गर्म रखने के लिए तापीय ऊर्जा प्रदान करती है। और बीटा वोल्टाइक तकनीक एक गेम चेंजर है। बीटा वोल्टाइक टेक्नोलॉजी या तकनीक अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जंक्शन का उपयोग करके ट्रिटियम या निकेल 63 के बीटा 6 या बीटा डीके से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को सीधे विद्युत प्रवाह में बदलती है और सीधा रूपांतरण इसमें RTG की तरह ऊष्मा के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे विकिरण से बिजली बनती है जिससे थर्मल हानि कम होती है। अत्यधिक टिकाऊ, सुरक्षित और ट्रिटियम आधारित प्रणालियों कम ऊर्जा वाले बीटा कण छोड़ती है जिन्हें आसानी से सील किया जा सकता है या बिना रखरखाव के 12 या 20 वर्षों तक काम कर सकती है। लघु अनुप्रयोग या मिनी एचराइज एप्स या रोवर्स के रेसर सेंसर या चंद्रमा के क्रेटर्स में लगे उपकरणों या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सर्वोत्तम है। निष्कर्षण या कंक्लूजन, गहरे अंतरिक्ष या चंद्र मिशनों की सफलता के लिए केवल सौर ऊर्जा निर्भर नहीं रह जा सकता। भारत को अपने आगामी या चंद्र अभियानों और अंतरिक्ष मशीनों के लिए PHWR से प्राप्त ट्रिटियम का उपयोग करके बीटा वोल्टेक और परमाणु बैटरी तकनीकों के स्वदेशी विकास को गति देनी होगी। PT के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को ऊर्जा प्रदान करने वाले तकनीकों के संदर्भ में ट्रिटियम हाइड्रोजन एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसके नाभिक में 2 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन होता है। बीटा वोल्टाइक टेक्नोलॉजी रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिविटी से निकलने वाले बीटा विकिरण को सीधे विद्युत युक्त ऊर्जा में परिवर्तित करती है और चंद्रमा के अस्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों या परमानेंटली शेडोवेड रीजन में जहां धूप नहीं पहुंचती है वहां बीटा वोल्टाइक प्रणाली सौर पैनलों का एक प्रभावी विकल्प हो सकती है। इसका आंसर 2 या 3 हो जाएगा दोस्तों, पहला नहीं होगा। कि इसमें क्या बोला गया कि पहला गलत है। ट्रिटियम के नाभिक 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और समान हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हमारे यहाँ साबित भारी जल रिएक्टरों PHWR का एक
एक उत्पाद भी है। इसका बीटा 6 इसे कम ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अंतरिक्ष अन्वेषण की गहरी मशीनों जैसे चंद्र, दक्षिणी ध्रुव या सोलर मंडल के बाहरी ग्रहों में सौर ऊर्जा की अपनी सीमाएं, इन सीमाओं को पार करने में परमाणु ऊर्जा और बीटा वोल्टेज या प्रौद्योगिकियों की भूमिका का तकनीकी मूल्यांकन कीजिए। अष्टक नेट और एआई युग में साइबर युद्ध, जीएस पेपर 3 या साइबर सिक्योरिटी से इंडियन एक्सप्लेनेट की प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाने वाले अष्टक नेट में मेलवेयर ने साइबर युद्ध या साइबर वारफेयर की दिशा बदल दी है और आज एआई युग में ऐसे शायद साइबर हथियारों का खतरा कई अहम प्रतिष्ठा इसके बारे में कि एस्टेक्स नेट ने साबित किया है कि साइबर हमले बहुत ही तबाही ला सकती हैं। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने साइबर हमलों को नीति, गति या स्पीड, सटीकता या प्रिसिशन या सहायता ऑटोनॉमी प्रदान की है, जिससे महत्वपूर्ण सूचना या बुनियादी ढांचे पर खतरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया है। और एआई जनित साइबर हथियार प्रारंभिक हमलों से अधिक विनाशकारी क्यों है? स्वायत्ता निर्णय क्षमता और ऑटोनॉमी पारंपरिक हमलों के विपरीत एआई मेलवेयर बिना किसी मानवीय निर्देश के वास्तविक समय में परिस्थितियों को देखकर खुद अपना रास्ता बदलते हैं और अत्यधिक तीव्र या स्केल या स्पीड स्केल या एआई सिस्टम इंसानों की दुनिया में लाखों गुना तेजी से नेटवर्क की कमियों और जीरो डे वुलनरेबिलिटी को ढूंढकर एक अस्थायी या कई प्रणाली पर हमला कर सकते हैं। डिफेक्ट या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हबू आवाज या वीडियो डिफेक्ट बनाकर सिर्फ अधिकारियों को धोखा दिया जा सकता है, जिसमें संवेदनशील प्रणालियों के पासवर्ड आसानी से चोरी हो जाती हैं और पहचान असंभव पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर एआई आधारित कोड पर हमले के बाद अपना स्वरूप या सिग्नेचर बदल देते हैं, जिसे पारंपरिक एंटीवायरस या फायरवॉल इन्हें पकड़ नहीं पाते और लक्षित विफलता, टारगेटेड काइनेटिक्स डैमेज या हथियार, बिजली ग्रिड, परमाणु संयंत्र और रेलवे जैसे सीआईआई को निशाना बनाकर पूरे देश को पंगु बना सकते हैं। और भारत को अपनी रक्षात्मक साइबर रणनीतियों में क्या बदलाव करने चाहिए और भारत को रिएक्टिव हमले के बाद कार्रवाई से प्रोएक्टिव या हमले से पहले सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाना होगा। एआई संचालित रक्षा प्रणाली, एआई ड्राइवन डिफेंस हमलों रोकने के लिए भारत को स्वयं के हिटिंग एआई विकसित करने होंगे और जो नेटवर्किंग में किसी भी असमान गतिविधि और एनोमली डिटेक्शन को तुरंत पहचान सके। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, जीरो ट्रस्ट मॉडल कभी भरोसा न करें, हमेशा सत्यापित करें, यह सिद्धांत पर चलते हुए सभी सीआई नेटवर्क को पूरी तरह सुरक्षित और एक दूसरे से अलग एआई गैपेड रखना होगा और संस्थागत मजबूती, इंस्टीट्यूशनल अपग्रेडेशन, शट इन और एनसीआईपीसी को अत्याधुनिक एआई टूल्स से लेस करना एक राष्ट्रीय एआई साइबर सुरक्षा कमांड का गठन करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल तकनीकी क्षेत्र की अग्रणी निजी कंपनियों स्टार्टअप के साथ मिलकर स्वदेशी सुरक्षा सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, साइबर कूटनीति और वैश्विक स्तर पर साइबर हथियारों के प्रयास को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन आधुनिक रूप से में भारत को नेतृत्व कराना चाहिए। और निष्कर्ष, यह युग में साइबर सुरक्षा केवल डेटा बचाने सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा मामला है। भारत को डिजिटल इंडिया की सफलता के साथ सुरक्षित डिजिटल भारत के लिए सुरक्षात्मक साइबर तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाना अनिवार्य है। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा संदर्भ में अक्सर समाचारों में रहने वाले एक्सनेट के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन से सबसे उपयुक्त है? कि यह अंतरिक्ष मामले ट्रैक करने के लिए नासा द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। यह एक परिष्कृत साइबर हथियार मेलवेयर था जिसने औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली SCADA को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यह क्रिप्टो करेंसी की चोरी रोकने के लिए वाचेन प्रोटोकॉल है, ये सही नहीं है। सुपरसोनिक कंप्यूटर की गति को मापने के लिए नया एल्गोरिथम, ये नहीं। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। एक परिष्कृत साइबर हथियार है मेलवेयर था जिसने औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली SCADA को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया था। स्पष्टीकरण, स्टक्सनेट पहला ऐसे मेलवेयर था जिसने डिजिटल दुनिया से निकलकर भौतिक बुनियादी ढांचे, ईरान के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया और एआई के आने से अब तक यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित और अधिक घातक हो गई है। मुख्य परीक्षा लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपके लिए, पारंपरिक साइबर हमलों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जनित साइबर हथियार अधिक विनाशकारी क्यों है? देश के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए भारत को अपनी रक्षात्मक साइबर रणनीतियों में क्या बदलाव करने चाहिए? मुख्य परीक्षा के लिए आज की कीवर्ड क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एआई में रणनीति स्वायत्ता यूएन की चिंता के संदर्भ में, बीटा वोल्टेज पावर सिस्टम गहरे अंतरिक्ष यानों के लिए और ऑटोनोमस साइबर वेपन, स्वायत्ता साइबर हथियार, स्टक्सनेट और एआई के विकास पर और डिजिटल लिंग्विस्टिक हेगेमोनी, डिजिटल भाषाएं, अत्याधिक अंग्रेजी या पश्चिमी डेटा का एआई पर प्रभाव। द इकोनॉमिक्स से लिया गया है दोस्तों कि आर्थिक मुद्दा में बंद हुआ या श्रम जबरन श्रम या फोर्स लेबर उत्पादों को भारत का आयात प्रतिबंध और पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल में उछाल और चालू घाटा या कैड तथा भारत का बढ़ता जून उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI शामिल है। पहला टॉपिक है जबरन श्रम या फोर्स लेबर उत्पादों को आयात प्रतिबंध, GS पेपर 3 या इकोनॉमी एंड ट्रेड से रिलेटेड। भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक अधिसूचना जारी कर जबरन श्रम या फोर्स लेबर या बंधुआ श्रम के माध्यम से निर्मित वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यह कदम अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते, अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की राह आसान करने के लिए उठाया गया था। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जबरन श्रम से निर्मित वस्तु के आयात पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध भारत की नैतिक व्यापार या एथिकल ट्रेड के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकारों को बढ़ता महत्व अब भारत की आयात निर्यात रणनीतियों को
ये भू राजनीतिक और आर्थिक रूप से पुनर्गठित कर रहा है। भारतीय व्यापार नीतियां के आकार देने वाला कारक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक श्रम मानकों का समावेशी भारतीय नीतियों को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित कर रहा है और गैर टैरिफ बाधाओं या एनटीबीटी का मुकाबला विकसित देशों जैसे अमेरिका का यूएफएलपीए कानून श्रम मानकों का व्यापारिक हथियार बना रहे हैं और भारत को अपने निर्यात बाजार बचाने के लिए अपनी नीतियां बदलनी पड़ रही हैं और नियामक संरेख रेगुलेटरी एलिमेंट भारत द्वारा ILO कन्वेंशन संख्या 29 या 105 में पुष्टि के बाद घरेलू कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में ढाला जा रहा है और बाजार पहुंच मार्केट एक्सेस आधुनिक मुक्त व्यापार समझौते FTA में श्रम और पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य होते जा रहे हैं और भारत को अपनी नीतियों में बदलाव के लिए प्रेरित करती हैं। आयात प्रतिबंध के आर्थिक निहितार्थ या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बाजार विस्तार और FTA इस कदम से अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट और यूरोपीय संघ EU के साथ जारी FTA वार्ता में आ रहे हैं बड़ी बाधाएं दूर होगी और जिससे भारतीय निर्यातों के लिए पश्चिमी बाजार खुलेगी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और लगातार वृद्धि उन देशों या क्षेत्रों से कच्चे माल की आयात पर असर पड़ेगा जहां बंधुआ श्रम की शिकायतों या इसे भारतीय उद्योगों के लिए इनपुट लागत अस्थायी रूप से बढ़ सकती है। घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन सस्ते और अनैतिक रूप से उत्पादित विदेशी सामानों पर रोक लगने से घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया का बढ़ावा मिलेगा। भू राजनीतिक निहितार्थ जियोपॉलिटिक इम्प्लीकेशन वैश्विक छवि को सुधार भारत मुख्य रूप से एक जिम्मेदार या वैश्विक महाशक्ति एवं मानवाधिकार की रक्षा के रूप में स्थापित कर रहा है जो ग्लोबल या साउथ के लिए एक मिसाल है और रणनीतिक संवेग स्ट्रेटेजिक एलिमेंट यह कदम चीन जैसे देशों में निर्यात या कम करने की पश्चिमी रणनीति या चिट-1 या फ्रेंड शोरिंग के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करता है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत भारत अमेरिका रणनीति और आर्थिक साझेदारी में विश्वास माहौल बनेगा जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता आएगी। कंक्लूजन संक्षेप में यह प्रतिबंध केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं बल्कि एक दूरदर्शी भू आर्थिक रणनीति यह कदम भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और नैतिक नियम आधारित व्यापार भागीदारी के रूप में स्थापित करता है। प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भारत द्वारा जबरन श्रम या फोर्स लेबर से बनी सीमाओं के आयात पर लगाए गए हालिया प्रतिबंध के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने विदेशी व्यापार विकास विनियम अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को ऐसे उत्पादों को प्रतिबंध करने की शक्ति दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन IPLO में जबरन श्रम अभिसमय या फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 संख्या 29 को भारत अभी भी अनुमोदित रेटिफाई नहीं किया है और इस नीति बदला मुक्त तत्कालिक उद्देश्य अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को सुगम बनाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा गलत है क्योंकि भारत ने बहुपहली या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन IPLO के जबरन श्रम से जुड़े दोनों मुख्य सम्मेलनों संख्या 29 या संख्या 105 को अनुमोदित या रेटिफाई कर दिया है। ये पहला और तीसरा ही नीति घोषणा अनुसार बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा वाणिज्य मंत्रालय व्यापार समझौते अधिनियम के तहत सरकार को ऐसे उत्पादों को प्रतिबंध करने की शक्ति दी गई। दूसरा गलत है। श्रम अभियान ये दूसरा गलत है। इस नीतिगत बदलाव को मुख्य रूप से तत्कालीन उद्देश्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को सुगम बनाना है। भारत ने बहु अंतरिम जबरन श्रम लेबर दोनों को सम्मेलन संख्या 19 को अनुमोदित या रेटिफाई कर दिया। पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही। सॉरी, मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन मानवाधिकारों और नैतिक श्रम मानवों एथिकल लेबर स्टैंडर्ड पर समावेश भारत की निर्यात और आयात नीतियों कैसे आकार दे रहा है। जबरन श्रम उत्पादों को हालिया आयात प्रतिबंध आर्थिक भू राजनीतिक निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। आइए पढ़ते हैं कि दूसरा टॉपिक है पश्चिमी एशिया संकट या चालू खाता घाटा CAD GS3 या इंडियन इकोनॉमी से लिया गया। हॉर्मुज़ जलमार्ग मध्य अमेरिका, ईरान, सैन्य टकराव और जहाजों पर हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या क्रूड ऑयल उछालकर 7,758 प्रति बैरल के पार चला गया, जिससे भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स में 560 अंकों से अधिक गिरावट आई है। आइए पढ़ते हैं भूमिका वैश्विक स्तर पर एकीकृत होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था भारी भू राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान या पश्चिम एशिया संकट जैसे हॉर्मुज़ जलमार्ग मध्य में टकराव आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ाता है। यह स्थिति भारत के समष्टि या आर्थिक स्थायित्व या माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के 3 प्रमुख स्तंभों राजकोषीय घाटा, चालू घाटा CAD और मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित कर रही है। 3 प्रमुख माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भारत के समष्टि आर्थिक सहायता माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के 3 प्रमुख स्तंभ है। कौन पहला है? राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित कर रही 3 स्तंभ को याद रखना दोस्तों। पढ़ते हैं पहला है कि समष्टि आर्थिक स्थायित्व पर प्रभाव इंपैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चालू खाता पहला प्रतिपाल चालू खाता घाटा CAD का बढ़ना। भारत में अपनी निजी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है। देश तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है, जिससे व्यापार घाटा और CAD का विस्तार होता है। आयातित मुद्रास्फीति इंपोर्ट इन्फ्लेशन की तेल महंगा होने से परिवहन और लॉजिस्टिक लागत बढ़ती है। इससे विनिर्मित वस्तुओं में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती है, जिसे आयातित मुद्रास्फीति कहा जाता है। और रुपये का मूल्य उच्च CAD के कारण डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है और आयात को अधिक महंगा बना देता है। और राजकोषीय दबाव सरकार इस ईंधन पर सब्सिडी बढ़ाने का, उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी घटाने का दबाव बनाता है और जिससे राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट बढ़ता है और पूंजी का बाहर जाना कैपिटल आउटफ्लो। भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI भारतीय बाजार में पैसा निकालकर सुरक्षित परिसंपत्तियों जैसे सोना या अमेरिकी डॉलर में लगाते हैं, जिससे शेयर बाजार या जैसे सेंसेक्स गिरता है। चालू खाता घाटे CAD को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक उपाय NRI जमा को प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा अनिवार्य FCNRI और गैर आदिवासी वाह्य NRI खातों पर ब्याज दरों को उधार बनाकर विदेशी पूंजी जुटाना, जिससे पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट मजबूत हो। और आयातित प्रतिस्थापन इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन घरेलू तेल गैस उत्पादन जैसे बॉम्बे है या KG बेसिन को बढ़ाने
के लिए सच्चा अन्वेषण या ई&पी नीतियों को सुधार करना और व्यापार विधिकरण, तेल आयात के लिए केवल पश्चिमी एशिया पर निर्भर न रहकर रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों में दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते करना, गैर अनिवार्य आयातों पर नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक, सोना या विलासिता वस्तुओं के आयात पर अप्रत्याशित रूप से आयात शुल्क बढ़ाना और रुपये में व्यापार प्रतिबंधों के संकट के समय मित्रों राष्ट्रों के साथ रूबल रुपया या दिरहम रुपया तंत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के उपाय। मौद्रिक नीति का करार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट में नीतिगत विद्युतीकरण करना ताकि बाजार में तरलता लिक्विडिटी कम हो और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर संकट के समय कीमतों को स्थिर रखने के लिए विशाखापट्टनम, मंगलोर या पादू जैसे रणनीति तेल भंडारों से तेल जारी करना और कार्य संरचना में लचीलापन। आम उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए केंद्र या राज्यों द्वारा ईंधन पर करो, एक्साइज ड्यूटी और वैट में अनुपातिक कटौती करना। ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन, लंबी अवधि में कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल या सम्मिश्रण इथेनॉल, ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, ईवीएस और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को गति देना। कंक्लूजन, पश्चिमी एशिया संकट यह दर्शाता है कि भारत की आर्थिक संपूर्णता उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। अल्पकालिक उपाय FCNRI जमा या कर कटौती के साथ साथ भारत को दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों, नवीनीकरणीय ऊर्जा और रणनीतिक तेल भंडार का विस्तार और भी बढ़ना होगा ताकि भविष्य के भारी झटकों के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच सेफ्टी तैयार किया जा सके। पर हम पीटी के लिए या प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करें। वैश्विक तेल कीमतों या वृद्धि, भारत के भुगतान संतुलन बैलेंस और पेमेंट या पीओबी के संदर्भ में कच्चे तेल की कीमतों की वृद्धि से भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट और चालू खाता CAD दोनों स्वतः बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा अनिवार्य FCNRI खातों में बढ़ोतरी, जमा राशि मोबिलाइजेशन भारत के पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट को मजबूत करने में मदद करती है और भारत अपनी घरेलू तेल मांग लगभग 50% आयात के माध्यम से पूरा करता है। तीसरा गलत हो गया दोस्तों, ये आयात 85% है, 85% ना कि 50%। तीसरा गलत क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है, न कि 50%। यह कारण है कि तेल की कीमतों में जरा से भी वृद्धि चालू खाते या करेंट अकाउंट पर भी भारी दबाव डालती है और वित्त मंत्री ने हाल ही में बैंकों को इस घाटे का संतुलन करने के लिए NRI निवेशन या FCNRI बढ़ाने को कहा है। मुख्य परीक्षा लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है कि भारी भू राजनीतिक झटके या एक्सटर्नल या ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे भी जा सकते हैं। एक्सटर्नल या जियोपॉलिटिकल शॉक या भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि या आर्थिक स्थिरता या माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित करती है। वर्तमान पश्चिम एशिया संकट के संदर्भ में चालू खाते घाटे या CAD या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने के राजनीतिक उपाय सुझाए 15 मार्च 250 वर्ड पूछे जा सकते हैं। तीसरा टॉपिक है जन खुदरा मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति, GS पेपर 3 इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कि जून महीने में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.4% हो गई। इसके बावजूद आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी आगामी अगस्त मौद्रिक नीति समीक्षा में नीति का दरों या रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। आपूर्ति पक्ष के झटकों, सप्लाई साइड स्टॉक में जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की भूमिका सीमित होती है। मौद्रिक नीति मुख्य रूप से मांग पक्ष या डिमांड साइड को नियंत्रित करने का साधन है, जबकि आपूर्ति पक्ष की समस्या के लिए राजकोषीय और ढांचागत सुधारों की आवश्यकता होती है। कि मुख्य पक्ष है कि मौद्रिक नीति के उपकरणों के प्राकृतिक नेचर टूल्स, मांग प्रबंधन, रेपो रेट में वृद्धि करके RBI में तरलता लिक्विडिटी को कम करता है और असर अभाव या कदम ऋण को महंगा बनाता है, जिससे केवल वस्तु को मांग कम की जा सकती है। सीमित प्रभाव, ब्याज दरें बढ़ाने से मानसून की विफलता या युद्ध के कारण रुकी हुई वैश्विक आपूर्ति को ठीक नहीं किया जा सकता है और खाद्य ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण का अभाव, नो कंट्रोल ऑन फूड एंड फ्यूल और निश्चित भारत में मुद्रास्फीति का बड़ा हिस्सा खाद्य, फूड, ईंधन, फ्यूल के कारण होता है और मौसमी पर निर्भरता, मानसून की देरी में फसलों की बर्बादी या टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों के दाम बढ़ना पूरी तरह सप्लाई चेन पर निर्भर करता है। वैश्विक संकट कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों, भू राजनीतिक तनाव, युद्ध, व्यापार प्रतिबंध से तय होती है, जिन पर RBI का कोई नियंत्रण नहीं होता है और नीतिगत अंतराल, समय पर का अंतर। मौद्रिक नीति निर्णय का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर असर दिखने में 6 से 9 महीने का समय लगता है और तत्कालिक विफलता इसके विपरीत आपूर्ति के झटके जैसे अचानक बाढ़ या सूखा या तत्कालिक होते हैं, जिन्हें मौद्रिक नीति तुरंत नहीं संभाल सकती है। आर्थिक मंदी का जोखिम, रिस्क ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन, दोहरी मार, यदि आपूर्ति की कमी के कारण बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए RBI ब्याज दरें बढ़ाता है, जो इससे निवेश और उत्पादन घट जाता है। वो स्टैगफ्लेशन या स्थिति देश को महंगाई के साथ साथ मंदी या स्टैगफ्लेशन की ओर धकेल सकती है। निष्कर्ष आगे की राह, अतः आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सरकार को राजकोषीय उपाय जैसे आयात शुल्क घटाना और बफर स्टॉक जारी करना और कोल्ड स्टोरेज का विकास अधिक प्रभावी होते हैं और केंद्रीय बैंक केवल महंगाई के दूसरे दौर के प्रभावों या सेकेंड राउंड इफेक्ट और जनता की मुद्रास्फीति प्रत्याशों और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ने से रोकने के लिए एक सहायक की भूमिका निभा सकता है। प्रीलिम्स से प्रैक्टिस सूचना, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मौद्रिक नीति ढांचे के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंबाइंड एडेड संकलन या प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है और भारतीय मौद्रिक नीति समिति MPC को CPI मुद्रास्फीति को 4% से +-2% के उधार चढ़ाव बैंड के साथ बनाए रखने का वैधानिक लक्ष्य प्राप्त है। और हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन की गणना करते समय खाद्य ईंधन की कीमतों को बाहर रखा जाता है। इसमें पहला और दूसरा ही सही है कि तीसरा गलत है। कोल मुद्रास्फीति, कोल इन्फ्लेशन खाद्य ईंधन के बाहर रखा जाता है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में जिसमें वर्तमान में जून में 4.4 वृद्धि दर्ज की गई, जिसे खाद्य ईंधन की सही टोकरी को सभी वस्तु में शामिल की गई है। कोल मुद्रास्फीति में खाद्य को बांट गया, जबकि जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति में जिसमें तापमान इतना वृद्धि की गई। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है,
आपको लगता है कि आपूर्ति श्रृंखला के झटकों जैसे मानसून देरी में देरी, वैश्विक संकट में जनहित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में केंद्र बैंक की मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी की एक सीमित भूमिका होती है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए कीवर्ड है जैसे इथिकल सोर्सिंग, नैतिक सोर्सिंग, जबरन श्रम, आयात प्रतिबंध के संदर्भ में है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण। स्टेटस क्वा इन मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की यथास्थिति आरबीआई के रूप पर। माइक्रो इकोनॉमिक वुलनेरेबिलिटी, समष्टि आर्थिक संवेदनशीलता, तेल की झटकों के प्रति भारत की निर्भरता। यह भी दोस्तों इकोनॉमिक्स लिया गया है कि दोस्तों ये भी पीटी मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए। पहला है कि वैश्विक मंदी, भारत के रत्न आभूषण या निर्यात संकट, घरेलू जीडीपी उत्पादन, सकल मूल्यांकन, जो वित्तीय समावेशन या फिटनेस नियामक। इंट्रोडक्शन है कि वैश्विक मुद्रास्फीति, वैश्विक मंदी या भारत रत्न एवं आभूषण या जर्म जोली निर्यात संकट, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी बनाम सकल मूल्यन वर्धित जीबीए तथा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिनटेक नियामक मुख्य रूप से शामिल है। कि पहला है वैश्विक आर्थिक सूची, उच्च मुद्रास्फीति, रूस, यूक्रेन या पश्चिमी एशिया भू राजनीतिक संकटों ने भारत के निर्यात क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। विशेष रूप से रत्न, आभूषण या जर्म में ज्वेलरी और श्रम गहन लेबर इंसेंटिव क्षेत्र को पूरी तरह से विदेशी मांग पर निर्भर है। इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं जो सूरत और मुंबई के हीरा विनिर्माण उद्योगों में बड़े पैमाने पर छटनी और कार्यबल में कमी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रमाण है। और मुख्य भाग क्या है कि श्रम गहन निर्यात क्षेत्रों पर वैश्विक परिस्थितियों पर प्रभाव या रत्न या आभूषण उद्योग के संदर्भ में प्रमुख बाजारों में मांग की कमी, भारत के कटे या पॉलिसी किए गए हीरो या CPD के सबसे खरीदार अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ है। और इन देशों में आर्थिक मंदी के उपभोक्ता खर्च में कमी के कारण आभूषणों की मांग अत्यधिक घट गई है। और भू राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिबंध, रूस और यूरोप हीरो का प्रमुख उत्पादक है, पर पश्चिमी देशों को प्रतिबंध के कारण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। इसमें इनपुट लागत बढ़ गई और मार्जिन कम हुआ है। और लैब ग्रोन डायमंड LGD से मुद्रास्फीति, वैश्विक स्तर पर सस्ते या पर्यावरण अनुकूलन प्रयोगशाला में निर्मित हीरो की मांग बढ़ी है, जिससे पारंपरिक या प्राकृतिक हीरो बाजार में मूल्य निर्धारण क्षमता पर गहरा असर पड़ रहा है। और रोजगार संकट, यह क्षेत्र भारत में लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। और मांग में कमी के कारण सूरत और के हीरा कारखानों में ले और छटनी वेतन कटौती की स्थिति पैदा हो गई, जिससे ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। और निर्यात विविधीकरण, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के उपाय, श्रम या गहन क्षेत्रों में ऐसे वैश्विक झटकों से बचाने के लिए भारत को अपनी निर्यात या रणनीति में सुधार करना होगा। बाजार का विविधीकरण, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, अमेरिका यूरोप पर निर्भरता कम करके लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, आसियानो और मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया के बढ़ते बाजारों में कदम बढ़ाना। और UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA का पूर्ण लाभ उठाना। और UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA का पूर्ण लाभ उठाना। उत्पादन विविधीकरण या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, केवल कटे पॉलिसी किए गए हीरो पर निर्भर रहने के बजाय या मूल्य वर्धित या वैल्यू एडेड आभूषणों या चांदी के गहरों के निर्माण का बढ़ावा देना। और PLI योजना के तहत लैब ग्रोन या डायमंड LGB के घरेलू बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ताकि भारत इस उभरते वैश्विक बाजार का नेतृत्व कर सके। और अन्य श्रम गहन क्षेत्रों का बढ़ावा, कपड़ा, टेक्सटाइल, चमड़ा, लेदर या हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन करना, ताकि वैश्विक ई-कॉमर्स या प्लेटफॉर्म पर भारतीय उपभोक्ता की बैठ बढ़ सके। और नीतिगत वित्तीय सहायता, संकट के समय सूक्ष्म और लघु या मध्यम उद्यमों MSME को ब्याज संवेशन, इंटरेस्ट संवेशन, सक्षम और आसान कार्य पूंजी वर्किंग कैपिटल प्रदान करना, ताकि कुशल कारीगरों को पैदान रोका जा सके। और निष्कर्षण, रत्न और आभूषण उद्योग का वर्तमान संकट यह दर्शाता है कि केवल कुछ चुनिंदा विकसित देशों और पारंपरिक उत्पादों पर निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरी है। और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला या ग्लोबल वैल्यू चेन में आगे बढ़ने के लिए मेक इन इंडिया का डिजाइन इन इंडिया के साथ जोड़ना होगा। और संरचनात्मक सुधारों, नए मुक्त व्यापार समझौते और उत्पाद नवाचार के माध्यम से ही भारत अपने श्रम गहन निर्यात को टिकाऊ और लचीले रेसिलिएंट बना सकते हैं। पारंपरिक या पीटी के लिए या प्रीलिम्स के लिए भारत के रत्न और आभूषण जर्म से ये क्षेत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत दुनिया के कटे या पॉलिश किए गए हीरो या कटा पॉलिश डायमंड का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में भारत में कुल निर्यात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग 30% अधिक योगदान है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे, लैब ग्रोन डायमंड प्राकृतिक हीरो की तुलना में भारतीय अनुकूल और सस्ते होते हैं, और जिसके घरेलू विनिर्माण को सरकार PLI योजना के तहत बढ़ावा दे रही है। आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत के कुल माल निर्यात में रत्न या आभूषण क्षेत्र का योगदान लगभग 10% से 12% के बीच रहता है, न कि 30%। भारत पॉलिश किए गए हीरो या वैश्विक केंद्र सूरत या हाल ही में वर्षों में लैब ग्रोन डायमंड LGD का नीतिगत बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या प्रैक्टिस के लिए, मुख्य पश्चिमी अर्थव्यवस्था की मांग में कमी, भू राजनीतिक अस्थिरता भारत के श्रम गहन लेबर इंसेंटिव निर्यात क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। और रत्न और आभूषण उद्योग हालिया संकट के आलोक में इस समस्या का विश्लेषण कीजिए और निर्यात विधिकरण, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का उपाय सुझाइए। दूसरा टॉपिक है आर्थिक विधि के संकेत GDP बनाम GPA GS3 इंडियन इकोनॉमिक्स लिया गया है कि चालू वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर में अग्रिम अनुमानों के अनुसार चर्चा की गई है कि क्या नीति निर्माण के लिए सकल घरेलू GDP और सकल मूल्य वर्धन GPA के बीच अंतर और विसंगतियों का डाइवर्जेंस को समझना आवश्यक है। कि भूमिका क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP और सकल मूल्य वर्धित GPA किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने के दो प्रमुख संकेत हैं।
जहाँ जीडीपी बाजार मूल्यों पर कुल मांग और आर्थिक आउटपुट को दर्शाता है। जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्स या उत्पाद माइनस टैक्स या उत्पाद सब्सिडी। वही जीवीए एक आपूर्ति पक्ष या सप्लाई चेन या क्षेत्रीय प्रदर्शन या कृषि उद्योग सेवा की वास्तविक तस्वीर पेश करता है। हाल ही के दिनों में दोनों के बीच बढ़ता अंतर या डाइवर्जेंस यह संकेत देता है कि केवल जीडीपी निर्भरता जमीनी वास्तविकता को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाती है। केवल जीडीपी निर्भरता सीमाएं या जमीनी वास्तविकता का छिपाव कर या सब्सिडी का प्रभाव। यदि सब्सिडी में वृद्धि मुख्य रूप से उच्च कर या संग्रह जैसे जीएसटी या कम सब्सिडी के कारण हो रही है, तो यह आवश्यक नहीं कि वास्तविक या उत्पादन या विनिर्माण में वृद्धि हुई हो। रोजगार या वेतन में विसंगति, पूंजी प्रधान या कैपिटल इंसेंटिव या क्षेत्रों में उद्यत या वृद्धि के कारण जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन यह श्रम प्रधान लेबर इंसेंटिव क्षेत्रों की मंदी और गिरती वार्षिक मजदूरी को छिपा सकती है। और असमान वितरण जीडीपी विकास दर वितरण के पैटर्न को नहीं दर्शाती। यह संभव है कि मुट्ठी भर बड़े कॉर्पोरेट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि अनौपचारिक क्षेत्र एमएसएमई संकट में हो। क्या जीबीए एक आर्थिक विश्वसनीय संकेत है कि क्षेत्रीय स्पष्टता? जीबीए नीति निर्माताओं को यह सटीक जानकारी देता है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जैसे कृषि, विनिर्माण या सेवा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और किसी नीति का समर्थन की आवश्यकता है। उत्पादकता का सटीक मापन या इनपुट लागत या अंतिम आउटपुट के अंतर को दिखाता है, जिससे क्षेत्रों की वास्तविक उत्पादकता का पता चलता है। बाहरी विकृतियों में मुख्य जीबीए कर दरों में बदलाव या सरकारी सब्सिडी के उतार चढ़ाव के प्रभावित नहीं होता है, जिससे यह उत्पादन या गतिविधियों का उत्पादन स्थिर संकेत बनता है। जीबीए की सीमाएं समालोचनात्मक पहलू वैश्विक तुलना में कठिनाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आईएमएफ या वैश्विक बैंक द्वारा देशों को आर्थिक तुलना के लिए जीडीपी को ही की मानक माना जाता है, जीबीए को नहीं। उपभोक्ता मांग की उपेक्षा, जीबीए यह नहीं बताता कि भारत में उपभोक्ता की क्रय शक्ति या डिमांड की स्थिति कैसी है। और असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों का अभाव भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहां एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक जीबीए के लिए समय पर सटीक डेटा एकत्रित करना चुनौतीपूर्ण होता है। निष्कर्ष, आर्थिक विकास के समय के समग्र वास्तविक मूल्यांकन के लिए केवल किसी एक संकेत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। जहां जीबीए या उत्पादन नीति निर्धारण या क्षेत्रीय स्तर के लिए महत्वपूर्ण, वहीं जीडीपी व्यापक या आर्थिक स्थिरता और वैश्विक तुलना के लिए आवश्यक है। एक अधिक समावेशी या दृष्टिकोण के लिए नीति निर्माताओं को इन दोनों संकेतों के साथ साथ रोजगार सृजन दर या वास्तविक ग्रामीण मजदूरी या उपयोग व्यय जैसे पूरक संकेतों को भी समान महत्व देना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के मापन के रूप में केवल घरेलू उत्पादन या जीडीपी पर निर्भरता का भी जमीनी आर्थिक वास्तविक जैसे वास्तविक मजदूरी या रोजगार छिपा सकती है। विकास दर के आकलन के लिए सकल मूल्य वर्धित जीबीए एक आर्थिक विश्वसनीय संकेत या समूलाचना कीजिए, तो इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन ये भी है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन ने भारतीय बैंकिंग सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसने अनियंत्रित डिजिटल ऋण प्रदाताओं या अनरेगुलेटेड या लैंडिंग ऐप्स के रूप में नई वित्तीय कमजोरियां भी पैदा की है। और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियामक सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की दृष्टि से भूमिका चर्चा कीजिए। आइए पढ़ते इसके बारे में कि डिजिटल वित्तीय समावेशन जन आधार मोबाइल या जेम त्रुटिपूर्ण माध्यम से वित्तीय सेवाओं का लोकतांत्रिक किया है। और हालांकि इसे डेटा गोपनीयता उल्लंघन, अत्यधिक ब्याज दरों और अनैतिक वसूली जैसी नई वित्तीय कमजोरियों को भी जन्म दिया है। और अनियंत्रित डिजिटल ऋण प्रदाताओं में उन्नत चुनौती उपभोक्ता शोषण, अनैतिक डिजिटल ऐप्स द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूलना या मासिक उत्पीड़न करना और डेटा संप्रभुता का उल्लंघन, ग्राहकों में फोन के बिना सहमति, संपर्क सूची, कॉन्टैक्ट, निजी डेटा चुराना और प्रणालीगत जोखिम, बिना उचित क्रेडिट स्कोर के ऋण देना जिससे एनपीए बढ़ने का खतरा। और नियामक सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की भूमिका और उपभोक्ता संरक्षण। नियामक सैंडबॉक्स का एक ऐसा नियंत्रण वातावरण जहां वित्तीय नवाचारों और वास्तविक उपभोक्ता पर सीमित पैमाने पर परीक्षण किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण में इसकी भूमिका निम्नलिखित है। जोखिम को अग्रिम पहचान, व्यापक बाजार में आने से पहले तकनीकी और वित्तीय जोखिमों को पहचान कर उन्हें दूर किया जा सकता है। उपभोक्ता अनुकूलन नवाचार यह सुनिश्चित करता है कि नए फिनटेक उत्पादक समिति आधारित डेटा उपभोग या पारदर्शिता के सिद्धांतों पर काम करें और संतुलित विनियम या आरबीआई को नवाचार या इनोवेशन, अनुपालन या कंप्लायंस के बीच सही संतुलन बनाने में मदद करता है। भरोसा की सुरक्षा, इसके माध्यम से प्रमाणित होकर निकले ऐप्स पर उपभोक्ता का विश्वास मजबूत होता है। और निष्कर्षण, डिजिटल समावेशन को सुरक्षित बनाने के लिए नियामक या सैंडबॉक्स एक सुरक्षा कवच की तरह है। आरबीआई के कई डिजिटल लैंडिंग दिशा निर्देश के सैंडबॉक्स का प्रभावी उपयोग वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए भारत के फिनटेक या इकोसिस्टम को आधारित जिम्मेदार उपभोक्ता अनुकूल बनाएंगे। कि आज की कीवर्ड क्या है कि सेक्टरल डाइवर्स क्षेत्रीय विसंगति, जीडीपी या जीबीए के अंतर के लिए, लेबर इंसेंटिव, एक्सपोर्ट शॉक या श्रम गहन निर्यातक झटके या हीरा उद्योग के लिए, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन फिनटेक में उपभोक्ता संरक्षण और सप्लाई चेन इकोनॉमी इंडिकेटर आपूर्ति श्रृंखला के संकेत। मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस क्वेश्चन, उत्पादन संबंध या प्रोत्साहन पीएलआई जैसी आत्मनिर्भर योजना के बावजूद भारत के विनिर्माण या आपूर्ति श्रृंखला मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं या इंटरमीडिएट गुड पर अत्यधिक निर्भर बनी हुई है। भारत चीन व्यापार घाटे के आर्थिक कारणों के विश्लेषण कीजिए तथा इसके रणनीतिक या समाधान सुझाइए। 15 मार्च 250 वर्ड में। आए पढ़ते पहले भूमिका। हालिया आर्थिक कॉर्पोरेट के अनुसार भारत वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत का चीन में से आयात $80 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पार कर गया है। भारत उत्पादन या संबंध प्रोत्साहन पीएलआई और आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है। इसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेल या एक्टिव फार्मास्यूटिकल या इंटीग्रेंट एपीआई जैसे क्षेत्रों में भारतीय आपूर्ति श्रृंखला चीनी इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती श्रृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भर बनी हुई है। यह स्थिति भारत के लिए गंभीर आर्थिक और रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करती है। चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं या इंटरमीडिएट गुड्स पर निर्भरता के आर्थिक कारण असेंबली आधारित विनिर्माण, असेंबली बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग
भारत में पीएलआई योजना ने या अंतिम उत्पादन या फाइनल प्रोडक्ट के विनिर्माण या असेंबलिंग को तो तेजी से बढ़ावा दिया है, लेकिन देश के भीतर गाढ़े घटकों या डीप कंपोनेंट और कच्चे माल का इकोसिस्टम अभी भी शुरुआती चरण में है। चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं इंटरमीडिएट गुड्स पर निर्भरता के आर्थिक कारण, असेंबली आधारित विनिर्माण असेंबली बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। भारत में पीएलआई योजना ने अंतिम उत्पादन या फाइनल प्रोडक्ट के विनिर्माण और असेंबलिंग को तो तेजी से बढ़ा दिया है, लेकिन देश के भीतर गाढ़े घटकों या डीप कंपोनेंट या कच्चे माल का इकोसिस्टम अभी भी शुरुआती चरण में है। लागत प्रभावित कॉस्ट इफेक्टिवनेस, चीनी कंपनियों के मिलने वाली भारी सरकारी सब्सिडी या बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल या सस्ती लॉजिस्टिक के कारण वहाँ से कंपोनेंट या भारत में घरेलू स्तर पर बनने वाले कंपोनेंट का तुलना में 20% से 30% तक सस्ते पड़ते हैं, और घरेलू बुनियादी ढांचे की सीमाएं डोमेस्टिक सप्लाई चेन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे उन्नत क्षेत्रों में भारत के पास सिलिकॉन वेपर्स या इंगोट्स बनाने की घरेलू क्षमता न के बराबर, फलस्वरूप घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात ही एकमात्र विकल्प बचता है। और भारत चीन व्यापार घाटे के मुख्य आर्थिक कारण, भारत चीन व्यापार के मुख्य असंतुलन के मुख्य कारक हैं कि आयात की प्रकृति उच्च मूल्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, फार्मा एपीआईएस, मशीनरी और सोलर सेल, और निर्यात की प्रकृति क्रय मूल्य लो आयात और कपास धागे। ये निर्यात की प्रकृति, आयात की प्रकृति उच्च मूल्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, फार्मा मशीनरी, और निर्यात की प्रकृति कम मूल्य, आयात में अधिक मूल्य, निर्यात में कम मूल्य जैसे लो आयात कपास धागे, और आयात में उच्च मूल्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, फार्मा मशीनरी और सोलर सेल। असमित व्यापार संरचना एसिमेट्रिक ट्रेड स्ट्रक्चर, भारत मुख्य रूप से चीन को कच्चा माल जैसे लो एक्स कपास कृषि निर्यात करता है, जिनका मूल्य कम होता है। इसके विपरीत चीन से उच्च मूल्य वाले तैयार और मध्यवर्ती तकनीकी सामान का आयात किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल्स में एपीआई की निर्भरता। भारत दवा उद्योग या दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इन दवाओं को बनाने के लिए लगभग 70 से 80 एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स एग्रीडिएंट एपीआई चीन से आते हैं। और गैर टैरिफ बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर, चीन द्वारा भारतीय आईटी सेवाओं या कृषि उत्पादों या फार्मास्यूटिकल्स पर लगाए गए विनियम या बाजार अदृश्य प्रतिबंध भारतीय निर्यात को चीनी बाजार में प्रवेश करने से रोकते हैं। और राजनीतिक समाधान, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे गैर टैरिफ बाधाएं, नॉन टैरिफ बाधाएं, चीन द्वारा भारतीय आईटी सेवाएं जैसे कृषि उत्पादन या फार्मास्यूटिकल्स को लगाए गए कड़े विनियामक मानक या अदृश्य प्रतिबंध या नॉन टैरिफ बैरियर भारतीय निर्यात को चीनी बाजार प्रवेश करने से ये रोकती है। रणनीतिक समाधान क्या है? स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन, भारत को इस निर्भरता को कम करने के लिए त्रि-आयामी रणनीति 3 फेज स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अल्पकालिक उपाय, शॉर्ट टर्म्स मेजर, टैरिफ और डंपिंग विरोधी उपाय, चीनी सोलर इन्वर्टर या इलेक्ट्रॉनिक सामान को डंपिंग विरोधी शुल्क एंटी डंपिंग ड्यूटी का कड़ाई से प्रबंधन करना ताकि घरेलू उद्योग को सुरक्षा मिल सके। और चीन +1 रणनीति का लाभ उठाना, वियतनाम, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे वैश्विक देशों से रणनीतिक रूप से ये कंपोनेंट का आयात बढ़ाना ताकि किसी एक देश पर निर्भरता जोखिम कम हो। और मध्यकालीन उपाय, मीडियम टर्म्स मेजर, पीएलआई योजना का चरण या कंपोनेंट लेवल पीएलआई नीतियों को केवल तैयार उत्पादों तक सीमित न रखकर रूट लेवल या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर फैब्स या केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अनिवार्य बनाना। और गैर टैरिफ उपायों का मुकाबला, व्यापार वार्ताओं में चीन पर दबाव बनाना कि भारतीय फर्मों और आईटी सेवाओं के लिए अपने बाजारों को सुलभ और पारदर्शी बनाएं। और दीर्घकालिक उपाय, लॉन्ग टर्म मेजर R&D नवाचार में निवेश, भारत को सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का या शोध या विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च वर्तमान के 0.64% से बढ़कर कम से कम 2% करना होगा ताकि सोलर या सेमीकंडक्टर तकनीक का स्वदेशीकरण किया जा सके। लॉजिस्टिक लागत में कमी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति या गति शक्ति के माध्यम से भारत की घरेलू लॉजिस्टिक लागत जो जीडीपी का 13 से 14% है, वैश्विक स्तर 18 से 9% पर लाना, जिससे भारतीय सामान प्रतिस्पर्धी बन सके। और निष्कर्षण, चीन के व्यापार घाटा के केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति स्वायत्तता से जुड़ा विषय है। हालांकि पूरी तरह से चीनी आयात को रोकना व्यापारिक रीत के रूप में संभव नहीं है, क्योंकि यह घरेलू विकास की गति को धीमा कर सकता है। अतः समाधान पूर्ण अलगाव या डिकॉपलिंग में नहीं बल्कि रणनीतिक या जोखिम न्यूनतमकरण डी रिस्किंग में ही निहित है। और भारत को असेंबली हब से आगे बढ़कर कंपोनेंट या मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे ताकि भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो सके। मुख्य परीक्षा या मेंस के लिए क्वेश्चन, जलवायु वित्त पोषण या क्लाइमेट फाइनेंस की वैश्विक कमी की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों को प्राप्त में किस प्रकार मजबूत वित्तीय समाधान हो सकते हैं, इसके सफल कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की चर्चा कीजिए। भूमिका, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड या SGRBS सरकार द्वारा जीरो ऐसे समाधान है जिनका उद्देश्य विशेष रूप से पर्यावरण अनुकूलन और जलवायु परियोजना के लिए पूंजी जुटाना और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट फाइनेंस की भारी कमी के बीच यह साधन भारत को 2070 तक नेट जीरो या शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय समाधान प्रदान करने में मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। और नेट जीरो 2070 लक्ष्यों को प्राप्त करने की भूमिका, हरित परियोजना के लिए समर्पित पूंजी या इससे प्राप्त राशि का उपयोग सीधे नवीकरणीय ऊर्जा या स्वच्छ परिवहन जैसे EV और मेट्रो और प्रदूषण नियंत्रण जैसी परियोजना में होता है। और वैश्विक निजी निवेश का आकलन, ये बॉन्ड पर्यावरण या सामाजिक और गवर्नेंस ESG फंडों या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को PLI को आकर्षित कर वैश्विक पूंजी अंतर को बांटते हैं। और पूंजी की कम कीमत, ग्रीन नियम हरित बॉन्डों पर समान बॉन्डों की तुलना में थोड़ी कम ब्याज दर और ग्रीन नियम होने की संभावना रहती है, जिससे सरकार के लिए कर्ज की लागत कम होती है और राजकोषीय घाटे पर बिना दवा के विकास। इसके माध्यम से सरकार राजकोषीय घाटों को नियंत्रित रखते हुए बजटीय समाधानों को अस्थायी बुनियादी ढांचे की ओर मोड़ सकती है। और सफल कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं,
ग्रीन वॉशिंग या ग्रीन वॉशिंग का जोखिम परियोजना के वास्तविक पर्यावरण अनुकूलन होने की सटीक निगरानी और सत्यापन का अभाव एक बड़ी चुनौती है। सीमित ग्रीनियम भारतीय बाजार में अभी भी पारंपरिक बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड के बीच बाजार दरों के अंतर ग्रीनियम बहुत कम है, जिससे घरेलू निवेशकों के लिए यह कम आकर्षक हो जाता है। परियोजना में क्रियान्वयन में देरी, बुनियादी ढांचा या परियोजना में भूमि अधिग्रहण या नियामक मंजूरी में लाने की लगने वाले समय निवेशकों को भरोसे प्रभावित करता है। तरलता, लिक्विडिटी की कमी, द्वितीय बाजार या सेकेंडरी मार्केट में इन बॉन्डों की कमी ट्रेडिंग के कारण तरलता की समस्या बनी रहती है। निष्कर्ष, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भारत की जलवायु पर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए ये परिदिशा, हरित वर्गीकरण, ये ग्रीन टैक्सोनॉमी या करें सत्यापन ढांचे या निवेशकों को कर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, ताकि भारत वैश्विक हरित पूंजी को केंद्र बन सके। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक रोजगार सृजन का एक बड़ा इंजन तो बन रही है, लेकिन यह श्रमिकों के अनौपचारिक या इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर को भी बढ़ावा दे रही है। इस बढ़ते कार्यबल को आर्थिक सुरक्षा अधिकार प्रदान करने को मूल्यांकन कीजिए। भारत में गिग अर्थव्यवस्था या दीर्घ गति प्रगति उपभोक्ता मांग के कारण रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी हुई है। नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार भारत के कार्यबल वर्ष 2029 के बढ़कर 2.35 करोड़ होने की उम्मीद है। हालांकि यह मॉडल पारंपरिक श्रम अधिकारों को कम करके श्रम के औपचारिकीकरण और इन्फॉर्मलाइजेशन को भी बढ़ावा दे रहा है और रोजगार सृजन के इंजन के रूप में गिग अर्थव्यवस्था कम कौशल वाले युवाओं को रोजगार या डिलीवरी, लॉजिस्टिक या राइड हेलिंग जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो या ओला क्षेत्रों में भी लाखों अर्धकुशल युवाओं को तुरंत रोजगार मिला है। और काम के लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडल श्रमिकों को अपनी इच्छा में काम के घटते चुनने और अपनी सुविधा अनुसार अतिरिक्त आय अर्जित करने की स्वतंत्रता देता है। और महिला श्रम बल की भागीदारी, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग अवसरों ने महिला के लिए घरेलू जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मांग प्रस्तुत किया है। और प्रौद्योगिकी और नवाचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मांग और आपूर्ति के अंतर को पार कर नए सूक्ष्म उद्यमों या माइक्रो एंटरप्रेन्योर को जन्म दिया है। और श्रम के अनौपचारिक की चुनौतियां, कानूनी परिभाषा की अस्पष्टता, गिग श्रमिकों को कर्मचारी के बजाय स्वतंत्र ठेकेदार या पार्टनर माना जाता है। इससे कंपनियां न्यूनतम या मजदूरी और ओवरटाइम से भुगतान जैसी कानूनी बाधाओं से बच जाती है। और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, इन भविष्य निधि, पीएफ या पेंशन, ग्रेच्युटी और संवैतनिक अवकाश या स्वास्थ्य बीमा जैसे अनिवार्य वैधानिक लाभ नहीं मिलते हैं। और आय की अस्थिरता, इनकी आय पूरी तरह से एल्गोरिथम या मांग के उतार चढ़ाव या प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन नीतियों पर निर्भर करती है, जिससे वित्तीय और सुरक्षा बनी रहती है। और कठिन कार्य परिस्थितियां, लंबे समय घंटे या दुर्घटना का जोखिम और प्लेटफॉर्म द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के ब्लॉक किए जाने पर डी प्लेटफॉर्म या इनके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और आर्थिक सुरक्षा या अधिकार प्रदान करने के ऊपर एक मूल्यांकन, इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में नीतिगत विधायी स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कोड इन सोशल सिक्योरिटी सकारात्मक, यह संहिता पहली बार गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानूनी रूप से मान्यता देती है। इसके लिए जीवन बीमा, विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ प्रदान करने हेतु सामाजिक सुरक्षा को सोशल सिक्योरिटी फंड की स्थापना का प्रावधान है। सीमाएं, इन कानूनों को प्रवर्तन या इन्फोर्समेंट या एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ई श्रम पोर्टल सकारात्मक पक्ष और संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों या जिसमें गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया और पूंजी के लिए एक केंद्रीकृत डेटा या प्रदान करता है, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजना या पहुंचाना आसान होता है। और सीमाएं केवल पंजीकरण मात्रा से श्रमिकों को स्वतः अधिकार या वित्तीय सुरक्षा कानूनी दवा प्राप्त करना नहीं हो जाता है। और आगे की राह, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोष, नीति आयोग और श्रम मंत्रालय द्वारा सिफारिश के अनुरूप एग्रीगेटर कंपनियों को योगदान टर्नओवर 1 से 2% संवर्धित अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोष को तुरंत कार्यान्वित किया जाना चाहिए। और त्रिपक्षीय कार्यान्वयन या बोर्ड, ट्राई पार्टी बोर्ड, सरकार, प्लेटफॉर्म कंपनियों, गिग श्रमिकों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक बोर्ड बने जो शिकायत निवारण विवादों को निपटारा करें। और निष्पक्ष एल्गोरिथम पारदर्शिता, कंपनियों अपनी पे स्ट्रक्चर को एल्गोरिथम आधारित रेटिंग प्रणाली को पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए, ताकि श्रमिकों को मनमाना शोषण न हो। तो भारत यदि जनसंख्या की लाभांश डेमोग्राफिक डिवेंट का पूरा लाभ उठाता है, तो गिग अर्थव्यवस्था को रोजगार की मात्रा के साथ साथ रोजगार की गुणवत्ता, डिसेंट वर्क पर भी ध्यान देना होगा। और विकास से श्रम कल्याण के बीच और संतुलन बनाकर भारत एक समावेशी या सतत विकास भविष्य निर्माण कर सकता है। और मुख्य परीक्षा के लिए कीवर्ड, एसिमेट्रिक ट्रेड डिपेंडेंसी, भारत असममित व्यापार निर्भरता, भारत की चीन पर निर्भरता हेतु ग्रीन प्रीमियम, हरित प्रीमियम, पर्यावरण अनुकूलन, बॉन्ड पर मिलने वाले वित्तीय लाभ, और सोशल सेफ्टी नेट फॉर गिग वर्कर, गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट प्रमोशन, आयात प्रतिस्थापन बनाम निर्यात प्रोत्साहन। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, या इसके क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी को केवल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप पॉलिटिक्स लिया गया, हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि लैंगिक न्याय या जेंडर जस्टिस या महिलाओं के मूल अधिकारों के संरक्षण दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारतीय बहु आबादी समाज या प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का सर्वज्ञानात्मक कीजिए। ये पॉलिटिक्स लिया गया दोस्तों है। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस या एग्जाम पूछे भी जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन पर समान नागरिकता संहिता क्या है कि यूसीसी का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह या तलाक, उत्तराधिकार या गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून का होना, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के राज्य को पूरे भारत में यूसीसी लागू करने के निर्देश देता है। हाल ही में विधि आयोग द्वारा सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यूसीसी धार्मिक हस्तक्षेप के बजाय लैंगिक न्याय या जेंडर जस्टिस या संवैधानिक समानता के चश्मे से देखा जाना चाहिए। और लैंगिक न्याय, महिलाओं के मूल्य अधिकारों का संरक्षण, विभिन्न व्यक्तिगत
कानून या पर्सनल लॉ अक्सर महिलाओं के प्रति भेदभाव रहे हैं। यूसीसी निम्नलिखित तरीकों से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। और विवाह या तलाक में समानता, व्यक्तिगत कानून में बहु विवाह या एक तरफा तलाक जैसे मौलिक तलाक जैसी प्रथाएं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचती है। और यूसीसी सभी महिलाओं को विवाह या तलाक में समान अधिकार देगा। और उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार, कई व्यक्तिगत कानूनों में बेटियों या पतियों को बेटों के मुकाबले संपत्ति में कम हिस्सा मिलता है। यूसीसी लैंगिक रूप से तटस्थ या जेंडर नेचुरल को संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करेगा। और भरण पोषण, एलिमनी और गोद लेना, तलाक के बाद महिला को उचित गुजारा भत्ता या बच्चों को गोद लेने के मामले को माताओं को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे, जो अनुच्छेद 21 या जीने का अधिकार को सुदृढ़ करता है। और मूल अधिकारों को संरक्षण, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध महिलाओं को पुरुष के समक्ष खड़ा करना है। और पहला था दोस्तों एलिमनी या भरण पोषण या गोद लेना, तलाक की महिला को उचित गुजारा भत्ता, बच्चों को गोद लेने के मामले माता को समान कानूनी अधिकार प्राप्त करना, ये जीने का अधिकार 21 है। आइए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय बहुआयामी समाज के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां। भारत जैसे सांस्कृतिक या धार्मिक विविधताओं वाले देश में यूसीसी को लागू करना आसान नहीं है। इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियां हैं समान नागरिकता संहिता, यूसीसी की चुनौती, यूनिवर्सल कॉमन कोड की धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक सामाजिक की धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 या 28 बनाम 44। इसमें क्या है कि और सांस्कृतिक विविधता, पूर्वोत्तर या जनजातीय छूट और राजनीतिक व सामाजिक आम सहमति का अभाव। पहले धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पहले पढ़ते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आलोचनात्मक तर्क में यूसीसी अनुच्छेद 25 से 28 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के और अपनी प्रथाओं को मनाने के अधिकार को उल्लंघन कर सकता है। और पूर्वोत्तर जनजातीय समाज की चिंता, संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम को उनके पारंपरिक कानूनों की रक्षा करने की विशेष सहायता देती है। और यूसीसी लागू करने से उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर संकट का डर है। और बहुलवाद, प्लुरलिज्म बनाम एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी भारत की तत्काल जो इसकी विविधता को एक तरफा है। आकांक्षा है कि यूसीसी विविधता को समाप्त कर बहुसंख्यवादी प्रथाओं को थोपने के जरिए न बन जाए। राजनीतिक और सामाजिक आम सहमति का अभाव, भारत में व्यक्तिगत कानून समुदाय के अभाव को गहराई से जुड़े हैं। बिना व्यापक विमर्श या आम सहमति इसे लागू करने से सामाजिक ध्रुवीकरण या असंतोष पैदा हो सकता है। और समालोचनात्मक विश्लेषण, यूसीसी का उद्देश्य किसी धर्म या प्रथा को नष्ट करना नहीं, बल्कि उन प्रथाओं में सुधार करना जो मानवाधिकारों और लैंगिक न्याय के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहबानो मामला 1985 या सरला मुद्गल मामला 1995 यूसीसी को राष्ट्रीय अखंडता और समानता के लिए आवश्यक बताता है। तो चुनौती यह है कि कानून समानता लाने के प्रयास में कहीं सामाजिक ताना बाना न बिगड़े, इसलिए सुधार ऊपर से नीचे जीने के वजह समानता आधारित आंतरिक सुधार या इंटरनल रिफॉर्म्स के माध्यम से आना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, समान नागरिकता संहिता यूसीसी संवैधानिक और वैधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल अनुच्छेद 44 राज्यों को पूरे राज्य में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और यह निर्देश तत्वों डीएसपी का हिस्सा होने के कारण अनुच्छेद 44 के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन या इन्फोर्सेबल नहीं है। तो भारत के गोवा राज्य में एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता पुर्तगाल सिविल कोड के रूप में एक समान नागरिक कानून लागू है। पहला और दूसरा ही आंसर होगा दोस्तों, तीनों आंसर होगा इसको तीनों आंसर होगा दोस्तों इसका, कि तीनों आंसर पूरी तरह सही है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व के सामूल में मूलभूत है, लेकिन इन्हें अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है। गोवा में 1867 में कॉमन सिविल कोड लागू, जिसे वर्तमान विमर्श में एक सदर के रूप में देखा जा रहा है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है या न्यूज रिलेटेड क्वेश्चन है। नागरिकता का अधिकार व्यक्ति के अधिकार रखने के अधिकार, राइट टू हैव राइट्स का आधार है। विदेशी न्यायाधिकरण को प्रक्रियाओं में प्रशासनिक त्रुटियां किस प्रकार मानवाधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया रुख में प्रकाश स्पष्ट कीजिए कि उत्तर नागरिकता विदेशी न्यायाधिकरण या कानून उचित प्रक्रिया नागरिकता का अधिकार व्यक्ति के विविध संवैधानिक अस्तित्व आधार है, जिसे मुख्य न्यायाधीश अनवारन ने न्यायाधिकार रखने का अधिकार, राइट टू हैव राइट का कहा था। और इसके बिना व्यक्ति राज्यविहीन या स्टेटलेस हो जाता है और उसके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और प्रशासनिक त्रुटियां और मानवाधिकारों का उल्लंघन, असम के विदेशी न्यायाधिकरण या एफटी की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कमियों के कारण मानवाधिकारों का हनन होता है। और एक तरफा फैसले, एक्स पार्ट ऑर्डर्स, नोटिस तकनीक न होने के मामूली तकनीकी कारणों से लागू सुने बिना ही विदेशी घोषित कर दिया जाता है, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। और दस्तावेजी विसंगतियां कि नामों, स्पेलिंग या उम्र में मामूली अंतर के कारण वास्तविक नागरिकों के वैध दस्तावेजों को खारिज कर दिया जाता है। और साबित करने का अत्यधिक बोझ, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के तहत नागरिकता साबित करने का पूरा दायित्व आरोपी पर होता है, जो अनपढ़ या गरीब लोगों के लिए अत्यंत कठिन है। मानवीय संकट, इसके परिणामस्वरूप डिटेंशन या सेंटरों में अनिश्चितकालीन या बंदी या परिवारों का बिखराव होता है, जो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख, कानून की उचित प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसलों को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि नागरिकता छीनने जैसी गंभीर प्रक्रिया में कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कड़ाई से पालन होना चाहिए। और मनमानी शक्तियों पर कोर्ट ने न्यायाधिकरणों को अपनी शक्तियों, याचिका या मनमाना उपयोग न करने की हिदायत दी है। और प्राकृतिक न्याय का संरक्षण, प्रक्रियात्मक या त्रुटियों को न्याय के आंकड़े नहीं आना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास वैध या दस्तावेज है तो केवल मामूली विसंगतियों के आधार पर उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध प्रवासन या निपटाना आवश्यक है, लेकिन यह प्रक्रिया अंधाधुंध या आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख कानूनी के साथ शासन या मानवीय गरिमा को संतुलित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स के लिए है कि विदेश में भारत में विदेशी न्यायाधिकरण या पूरे ट्राइब्यूनल के सदन निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया। इस न्यायाधिकरणों या स्थापना न्यायाधिकरणों का आदेश 1964 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी और आद्य न्यायिक निकाय क्वासी जुडिशियल बॉडी जिन्हें तय करने के लिए शक्ति कोई विदेशी या नहीं है। तीन, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के मामले इन न्यायाधिकरण के पास भेज सकती है जो किसी व्यक्ति के स्वयं आवेदन करने का अधिकार है। इसका पहला दूसरा हो जाएगा। तीसरा गलत है क्योंकि 2019 संशोधन के बाद जिला मजिस्ट्रेट या डीएम के साथ अब संदिग्ध व्यक्तियों को भी स्वयं में भारतीय नागरिक साबित करने के लिए इन ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी ट्रिब्यूनल को अपनी शक्तियों को मनमानी उपयोग न करने का हिदायत दी है। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन एक है कि भारतीय संघवाद इंडियन फेडरलिज्म राज्यपाल का पद अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का कारण बनता जा रहा है। सरकारी आयोग और पूंछी आयोग की सिफारिश के आलोक में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को संहिताबद्ध या कोडिफाई करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है। कीजिए आइए पढ़ते हैं इसका पहले इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि के वर्षों के राज्यों को विधेयकों या अनुच्छेद 200 को अनिश्चित काल तक रोकने और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने और सरकार गठन उसे मामले में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के रणनीति ने भारतीय संघवाद की सरकारी भावना को टकराव में बदल दिया है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के मुख्य कारण विधेयकों पर वीटो का अनियंत्रित उपयोग। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों के बावजूद राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक टकराव रखना और त्रिशंकु या विधानसभा में विवेकाधिकार या सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल या गठबंधन को आमंत्रित करने में निष्पक्षता का अभाव। अनुच्छेद 356 की सिफारिश चुनौती हुई कि राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए राष्ट्रपति शासन की पक्षपात पूर्ण सिफारिश करना और सदन बुलाने या सत्र बसाने में देरी। मुख्यमंत्री की सलाह के विपरीत विधायी सत्रों से संचालन में हस्तक्षेप करना और सरकारी आयोग 1983 और पूंछी आयोग 2007 की मुख्य सिफारिश है। दोनों उच्च स्तरीय आयोगों ने राज्यपाल के पद को विवादों से दूर रखने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यता। राज्यपाल को राज्य की राजनीति से बाहर एक प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए। यह हाल ही में दिनों की सक्रिय राजनीति में शामिल न हो रहा हो और नियुक्तियों से पहले संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। विधेयकों पर विवेकाधिकार अनुच्छेद 200 या 201। पूंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल को विधेयकों को सहमति देने या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय 6 महीने के भीतर ले लेना चाहिए और विधेयकों को अनावश्यक रूप से अनिश्चित काल के लिए रोकना संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग है। और सरकार गठन या बहुमत परीक्षण। सरकारी आयोग के अनुसार त्रिशंकु या विधानसभा पर प्राथमिकता का स्पष्ट क्रम होना चाहिए। चुनावपूर्व गठबंधन या सबसे बड़ा एकल दल चुनाव बाद का गठबंधन। बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से विधानसभा में के पटल या फ्लोर टेस्ट पर होना चाहिए। SR बोमई मामला 1994। विवेकाधीन शक्तियों की संहिताबद्ध या कोडिफाई करने की आवश्यकता का मूल्यांकन। पक्ष में तक संहिताबद्ध क्यों होना चाहिए। मनमानी पर रोक। निम्नलिखित नियम होने से राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर निर्णय नहीं ले पाएंगे और संघीय संतुलन राज्यों की विधायी स्वच्छता की रक्षा होगी। चुनौती। चुनी हुई सरकारों को काम करने की स्वच्छता मिलेगी और न्याय के समय की बचत। राजभवन के विवादों को बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका जा सकेगा। और विपक्षी में चुनौतियां तो क्या है। संवैधानिक लचीलापन समाप्त होना और साधारण या अभूतपूर्व संकट के समय राज्यपाल के हाथ बंध जाएंगे और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत संविधान के निर्माताओं के निर्माण के राज्यपाल को एक विवेकशील मध्यस्थ के रूप में देखा था, न कि केवल एक रबर स्टैम्प के रूप में। फिर संविधान निर्माताओं के राज्यपाल को क्या बोला गया, एक विवेकशील मध्यस्थ के रूप में देखा था, न कि एक रबर स्टैम्प के रूप में। निष्कर्ष पड़ते हैं कि राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों को पूरी कर संहिताबद्ध करने के बजाय पूंछी या सरकारी आयोग की सिफारिशों को संवैधानिक परंपरा या कन्वेंशन की गाइडलाइन के रूप में लागू करना अधिक व्यवहारिक होगा और सच्चे संघवाद बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रमुख रूप से कार्य करें, न कि केवल राजनीतिक एजेंडे के रूप में। कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों की राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में तुम विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने या सहमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है। और यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए वापस भेजते हैं तो विधानसभा उन्हें दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर देती है। तो राज्यपाल सहमति देने के बजाय बाद है। धन विधेयक मनी बिल को राज्यपाल या समिति के विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। राज्यपाल किसी विधेयक जिसमें धन विधेयक भी शामिल है यदि वह राज्य के उच्च न्यायाधिकरण की स्थिति को खतरे में डालता हो तो केंद्रीय कानूनों के खिलाफ हो, जो राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि समानता धन विधेयक पर पहले से राज्यपाल की सिफारिश होती है। तीसरा गलत है दोस्तों। तीसरा क्यों गलत है कि धन विधेयक बिल राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकती है। तीसरा गलत, राज्यपाल किसी विधेयक धन विधेयक को शामिल यदि राज्यपाल उसे उच्च न्यायालय की स्थिति में खतरे में डालता है तो केंद्र कानून के खिलाफ है। राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि समान धन विधेयक को पहले राज्यपाल की सिफारिश होती है। आज की प्रमुख वर्णन है कि प्रोसीजरल फेयरनेस, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता न्यायाधिकरण के लिए, तो जेंडर जस्ट लॉ, लैंगिक न्याय संगत कानून यूसीसी के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी संवैधानिक नैतिकता राज्यपाल की विवेकाधिकार पर है। और राइट टू हैव राइट्स के अधिकार रखने का अधिकार नागरिकता के महत्व